हेलो सीएमए स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो अच्छे हैं, आप तेरी सैलरी होगी। हाँ जी, मैं सीएपीएस बेनीवाल आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सीएमए फाइनल के सीएफआर सिलेबस की 100% रिवीजन वीडियो। सर एक बार दोबारा बोलना। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सीएमए फाइनल सीएफआर के सब्जेक्ट की 100% रिवीजन वीडियो। ये जो रिवीजन वीडियो है इसमें मैं आपको 100% सिलेबस कवर कराऊंगा और ये जो वीडियो रहेंगी एक्सक्लूसिवली रहेंगी सीएमए फाइनल सीएफआर के लिए। आज मैं पहला जो चैप्टर कवर कराऊंगा, ये चैप्टर कवर कराऊंगा आपको इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता हूँ। एक तो जो वीडियो है ना, ये रिवीजन पर्पज के लिए है, इसलिए जो मेरी बोलिंग स्पीड रहेगी नॉर्मल स्पीड से थोड़ी ज़्यादा रहेगी। सेकंड, मैं आपको 100% सिलेबस रिवाइज कराऊंगा और जब मैं आपको सिलेबस रिवाइज कराऊंगा नो डाउट थोड़ी स्पीड ज़्यादा रहेगी, लेकिन सर हम कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है। जहां पे मेरे को लगेगा ना कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें एग्जाम्पल की नीड है, तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू सर उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इंडिया 16 के साथ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सर एक ऐसी एसेट होती है सर जिसे एंटिटी हेल्ड करती है फॉर द पर्पज ऑफ यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और रेंटल टू अदर और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। और सर जो एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ होती है सर उस एसेट की, वो मोर देन 12 मंथ होती है। मैं फिर से इस बात को बोलूंगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सर एक ऐसी एसेट है जो दो कंडीशन क्वालिफाई करती है। पहली कंडीशन सर जो असेट है हमने उसे हेल्ड कर रखा किस पर्पज के लिए, सर यूज इन द प्रोडक्शन। देखिए सर, मैं क्या करता हूं, मैं ना एसी बना के बेचता हूं, ठीक जी सर। अब एसी को बनाने के लिए मैंने सर क्या किया, एक मशीनरी परचेज की, ठीक जी सर। मैंने एक फैक्ट्री लगाई, तो जो फैक्ट्री है, जो मशीनरी है सर, वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्योंकि सर मैं उसे प्रोडक्शन कर रहा हूँ, ठीक। उस मशीनरी को सर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्शन में यूज कर रहा हूँ। सेकंड कहता है साहब, या फिर आप उसे क्या करते हैं सर, यूज करते हैं फॉर सप्लाई ऑफ आपका गुड्स और सर्विस। एग्जाम्पल के तौर पर सर मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक। अब मैंने रिकॉर्डिंग के लिए क्या किया सर, सेटअप लगाया, आईपैड लिया सर, एक कंप्यूटर लिया, कैमरा लिया। तो ये जो असेट है सर, ये मैं हेल्ड कर रहा हूं फॉर द पर्पज ऑफ यूज इन द सप्लाई ऑफ सर्विस, रेंडरिंग ऑफ सर्विस, ठीक जी सर। सर हमारा ना कोरियर का काम है। अब मैंने क्या किया सर, एक ट्रक परचेज किया, किस पर्पज के लिए, सर कोरियर को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए। तो सर जो ट्रक है वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्योंकि सर मैं उसका यूज कर रहा हूं सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, ठीक जी सर। थर्ड कहता साहब, आपने उसे हेल्ड कर रखा रेंटल टू अदर। देखिए, अगर मेरे पास लैंड है, बिल्डिंग है, या पार्ट ऑफ द बिल्डिंग है, या बोथ है, और मैं उसे सर रेंट पे देता हूं एज ए ऑपरेटिंग लीज पे, ठीक जी सर। तो सर वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाती है सर, उसके ऊपर इंड एस 40 लगता है, ठीक जी सर। लेकिन सर बाकी कोई भी सेट, जैसे मेरे पास सर कोई फर्नीचर है, मशीनरी है, उसको अगर मैं रेंट पे देता हूं किसी को, तो सर वो आपका इंड एस 16 में कवर हो जाएगी, ठीक जी सर। सर मैं जैसे आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक। तो हमने क्या किया सर, अपने ऑफिस के लिए कुछ फर्नीचर परचेज किया, ऑफिस के लिए सर एसी परचेज किया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सर ये जो असेट है इसका यूज है एडमिन पर्पज के लिए, तो सर ये भी क्या बन जाएगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर एक कंपनी है, उसने क्या कर रखा है सर, एक प्लांट लगा रखा है। लेकिन सर जो कंपनी है ना, उसने एक बिल्डिंग परचेज की है ऑफिस को मैनेज करने के लिए, तो सर वहां पे स्टाफ बैठता है। तो सर वो जो बिल्डिंग है वो भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन जाएगी, क्योंकि सर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, ठीक जी सर। मैं दोबारा बोल देता हूं, कोई भी ऐसी एसेट्स है जिसको हम हेल्ड कर रहे हैं किस पर्पज के लिए, सर या तो आपका प्रोडक्शन पर्पज के लिए, या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस के लिए, या रेंटल टू अदर के लिए, या फिर सर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए। एंड सेकंड कंडीशन क्या है सर, सेकंड कंडीशन है कि जो एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है वो मोर देन 12 मंथ, ठीक जी सर। सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो सर टेंजिबल असेट होती है, और टेंजिबल असेट सर वो असेट होती है जिसका फिजिकल सब्सटेंस होता है, ठीक जी सर। देखिए, मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि बताइए ट्रक क्या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, बताइए आप लोग, क्या जो ट्रक है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है या नहीं है। मैं एक बात और आपको बता दूं, ये जो रिवीजन वीडियो है ये आपका रिकॉर्ड मोड में रहेंगी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इन्हें टू वे कम्युनिकेशन में रखूं। सर एक बात बताइए, जब ये वीडियो रिकॉर्डेड मोड में है तो टू वे कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल हो पाएगा। इसमें मेरे को आपका सहयोग चाहिए। जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं तो आपने क्या करना, आंसर देना है। और जब आप आंसर देंगे ना साथ साथ, तो आपको ऐसा फील होगा कि मैं आपके सामने बैठा हूं और हम लोग बिल्कुल टू वे कम्युनिकेशन में बात कर रहे हैं, ठीक जी सर। चलिए बताइए, जो ट्रक है क्या ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है या नहीं है। अब यहां पे ना बहुत सारे बच्चों का आंसर आता है यस। मैं आपको बता दूं दोस्त, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्या ये जो ट्रक है ये दो कंडीशन पूरी करता है।
अगर ये दो कंडीशन पूरी करता है तो सर ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, और अगर दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं करता तो सर फिर क्या ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है। सर देखिए, मैं एक कंपनी हूं, मैं ट्रक बना के बेचती हूँ, तो सर फिर आपके लिए तो ये इन्वेंट्री बन गई। हाँ जी, कभी भी ना सर असेट के डिस्क्रिप्शन से नहीं जाएंगे, उसके यूज से जाएंगे। अगर आप देखेंगे ना डेफिनेशन में तो क्लियर बोला है कि जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो टेंजिबल आइटम है, और उसे हेल्ड किया किस पर्पज के लिए सर, या तो प्रोडक्शन पर्पज के लिए यूज करने के लिए, ठीक, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस के लिए, रेंटल टू अदर के लिए, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए, ठीक। चले आगे। हाँ जी सर। अच्छा, एसी क्या है सर, उसका यूज बताइए। मैंने अपने ऑफिस में लगा रखा है सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मेरा काम एसी को खरीदना बेचना है, तो सर उस केस में फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री बन जाएगा, ठीक जी सर। लैंड एंड बिल्डिंग बताइए सर, आपका काम क्या है, मेरा पर्पज है सर लैंड एंड बिल्डिंग को बेचना, सर आपके लिए इन्वेंट्री हो जाएगी। सर मेरा पर्पज है उनको बिजनेस में यूज करना, तो सर आपके लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो जाएगी। मेरा पर्पज है लैंड एंड बिल्डिंग को रेंट पे देना, अगर मैं लैंड एंड बिल्डिंग को रेंट पे देता हूं तो सर फिर वो आपका इंड एस 40 में कवर होगा एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। चले आगे। हाँ जी, देखिए, अगर मैंने एक असेट को कंस्ट्रक्शन किया है या सर एक्वायर किया है, परचेज किया, ठीक जी सर, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा सर, चेक करूंगा कि क्या वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है या नहीं है। सर अगर डेफिनेशन क्वालिफाई हो जाती है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, फिर मैं चेक करूंगा सर उसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया का मतलब है कि क्या मैं असेट को रिकॉर्ड करूंगा नहीं करूंगा। इंडिया 16 ये कहता है कि आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को एज ए असेट रिकॉर्ड कर लेंगे अगर दो कंडीशन क्वालिफाई होती है। पहली कंडीशन सर, जो असेट है उसे जब आप यूज करेंगे तो सर इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगी। देखिए सर, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब होता है या तो इनकम इंक्रीज होना है या एक्सपेंडिचर डिक्रीज होना, ठीक जी सर। और सेकंड कंडीशन सर क्या है कि हम उसकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर पा रहे हैं। सर दोनों कंडीशन क्वालिफाई हो रही, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिकॉर्ड कर लें, ठीक जी सर। दिस इज कॉल्ड रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। अब सर अगर रिकॉर्ड करेंगे तो कितनी वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट, ठीक जी सर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या जो टेंजिबल सेट है सर वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, आंसर इज यस। फिर सर क्या उसे रिकॉर्ड करें या ना करें, सर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया चेक करेंगे, ठीक। अगर अब उसे रिकॉर्ड करें कितनी वैल्यू पर रिकॉर्ड करें, सर इसको हम मेजरमेंट बोलते हैं। देखिए, इंडिया 16 कहता है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को आप ना इनिशियली रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट प्राइस पर, सब्सिक्वेंटली सर दो ऑप्शन है, या तो कॉस्ट मॉडल या आपका रिवॉल्यूशन मॉडल, ठीक जी सर। आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को जब हम लोग बुक्स में पहली बार रिकॉर्ड करेंगे उसे बोलते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन। तो कितनी वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, कहता है कॉस्ट प्राइस पे। सर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि आप बैलेंस शीट डेट पे, रिपोर्टिंग डेट पे सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कितनी वैल्यू पे दिखाएंगे, ठीक। आइए चर्चा करते हैं सर इनिशियल रिकॉग्निशन की। कहता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को आप कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे, चाहे आपने उसे परचेज किया हो, चाहे आपने उसे क्या किया हो सर, कंस्ट्रक्शन किया उसका, ठीक जी सर। अब सर एक मुद्दा उठता है कि जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। कहता है सर कॉस्ट में आप क्या करेंगे, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने इनकर्ड किए हैं इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सर उसे आप क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। अगर मैं सेंटेंस फॉर्म में बोलूं तो सर यहाँ पे क्या बोलता वो, कहता है एनी एक्सपेंसेस ऑब्लिक कोस्ट इनकर्ड इन रिलेशन टू पीपी। मेरे साथ साथ बोलेंगे, एनी एक्सपेंसेस ऑब्लिक कोस्ट इनकर्ड इन रिलेशन टू पीपी शैल बी कैपिटलाइज। सर हम उसे कैपिटलाइज कर देंगे इफ such expenditure is necessary to bring the asset to its present location and condition and it to be capable of operating in the manner as intended by the management। सर थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन होगी, आइए आराम से बात करते हैं। देखिए, इनिशियली सर हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को किस पर रिकॉर्ड करेंगे, सर कॉस्ट प्राइस पे, चाहे सर हमने उसे एक्वायर किया, परचेज किया या सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया हो, ठीक जी सर। अब सर मुद्दा उठता है कि कॉस्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो एक जनरल प्रोविजन ये है कि जितने भी सर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, जितनी भी सर डायरेक्ट कॉस्ट है इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सर आप उसे क्या करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कैपिटलाइज करते हैं, ठीक जी सर। लेकिन वो जो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है सर वो नेसेसरी होनी चाहिए सर असेट को उस कंडीशन और पोजीशन में लाने के लिए जैसा सर मैनेजमेंट चाहता है, ठीक जी सर। सर मैंने क्या किया, एक कार परचेज कर ली, ठीक है, बिजनेस पर्पज के लिए। अब सर जो कार है ना उसमें सर म्यूजिक सिस्टम लगवाना नेसेसरी है, क्यों, क्योंकि सर मान लो, ऐसे बोलता हूँ बल्कि ना, मैंने सर एक कार परचेज की, ठीक जी सर, और कार को सर मैं क्या करता हूँ सर, पैसेंजर लाने ले जाने के लिए यूज करता हूँ, ठीक। अब मेरे को पता है यार कि अगर कार में म्यूजिक सिस्टम होगा ना तो पैसेंजर सर ज्यादा बैठेंगे, ठीक। तो मैंने क्या किया, उसके अंदर म्यूजिक सिस्टम लगवा लिया। तो सर ये नेसेसरी था टू ब्रिंग दिस हेड टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन एंड टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर एज इंटरनेट बाय द मैनेजमेंट। तो सर हम इसे क्या करेंगे, कैपिटलाइज करते हैं, ठीक जी सर। अब सर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कॉस्ट में क्या आएगा, कॉस्ट में क्या नहीं आएगा। सबसे पहले कहता सर कॉस्ट में आपका परचेज प्राइस आएगा, बिल्कुल ठीक है। अगर सर जब आपने परचेज किया था सेट को उसके ऊपर आपने कोई टैक्स पे किए हैं तो सर वो आपके ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें टैक्स का क्रेडिट मिलता है तो सर हम उसे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक जी सर। जैसे सर मान लो मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज की 1,20,000 की, उसमें सर 20,000 का मान लो जीएसटी है, मान लो 1,18,000 की सर परचेज की सेट, 18,000 का सर जीएसटी, और जीएसटी का मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा, तो मैं क्या करूँगा सर 1 लाख की कॉस्ट को कंसिडर करूँगा, ठीक जी सर।
सर मान लो मैंने क्या किया, एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का इंपोर्ट किया और वहां पे सर इंपोर्ट ड्यूटी पे की, और सर जो इंपोर्ट ड्यूटी है मान लो एक मिनट के लिए सर उसका क्रेडिट मेरे को नहीं मिलता, तो सर उसके समय मैं क्या करूँ, कोस्ट का पार्ट मानूंगा। सिंपल सी बात क्या है कि परचेज प्राइस आएगा, अगर मैं कोई टैक्स पे करता हूँ और टैक्स का क्रेडिट मिलता है सर वो कोस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता तो सर वो कोस्ट का पार्ट माना जाएगा। ठीक जी सर। सर अगर कोई मेरे को रिबेट मिलता है सर, वॉल्यूम डिस्काउंट मिलता है सर, तो मैं क्या करूंगा सर, उसे कोस्ट में से माइनस कर दूंगा, परचेज प्राइस में से माइनस कर दूंगा। ठीक जी सर। सेकंड एक जनरल प्रोविजन है, कहता है एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है टू ब्रिंग द एसेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन एंड इट टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, आप उसे क्या करें, कैपिटलाइज कर दें। ठीक। अब सर वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कौन कौन से हो सकते हैं सर, देखिए मैंने सर एक असेट परचेज की, अब सर उस असेट की रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, तो सर स्टैंप ड्यूटी गई है, स्टैंप ड्यूटी का खर्चा आ गया। ठीक जी सर। सर असेट को मैं लेके आया हूं सर, तो फ्रेट पे किया सर, फ्रेट आ जाएगा। सर असेट को लोड कराया अनलोड कराया सर, उसकी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक। सर मशीनरी है सर, उसे यूज करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, एक प्रॉपर साइट बनानी पड़ेगी, साइट पे सर उसे एस्टेब्लिश किया जाएगा, तो सर साइट प्रिपरेशन कॉस्ट आ जाएगी। ठीक जी सर। सर मान लो मैंने जो असेट परचेज की वो एक एजेंट के थ्रू परचेज की है, तो सर एजेंट को मैंने क्या किया सर, कमीशन पे किया, तो सर कमीशन कॉस्ट आ जाएगी। ठीक। सर मैं असेट का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, मान लो मैं बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। ठीक जी सर। और बिल्डिंग को मैं बिजनेस में यूज करूंगा, तो सर जब मैं बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ तो कॉन्ट्रैक्टर लेबर जो है सर उसके उसको पे करना है, तो कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्टर लेबर कॉस्ट आ जाएगी। ठीक जी सर। सर मैंने एक असेट परचेज की, उसको मेरे को इंस्टॉल कराना था, इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ जाएगी। ठीक जी सर। सर मैंने ना एक मशीन परचेज की, लेकिन सर मशीन की फीचर ऐसी है कि जब तक मैं उसके अंदर ना 5 kg रॉ मटेरियल सर वेस्ट नहीं करूंगा, तब तक सर वो जो मशीन है वो प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं दे पाएगी। तो सर यहाँ पे इसे हम बोलते हैं ट्रायल रन, तो सर क्या आ जाएगा, ट्रायल रन कॉस्ट आ जाएगी, ये ट्रायल रन कॉस्ट है। ठीक जी सर। लेकिन सर जो मैंने 5 kg रॉ मटेरियल वेस्ट किया है सर, उसकी कॉस्ट मान लो 10,000 आई है, और सर जो वेस्टेज मटेरियल है इससे सर वो 3,000 का बिक गया है, तो सर इसे मैं क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा, 7,000 सर क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ पीपी आ जाएगा, मतलब पीपी की कॉस्ट में सर हम क्या करेंगे सर, इसे कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक जी सर। सर देखिए क्या होता है, मैं ना 2 असेट का कंस्ट्रक्शन एक साथ कर रहा हूं, अब कुछ कॉमन डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, तो सर मैं उसे क्या करूंगा, सिस्टमेटिक बेस पे एलोकेट कर दूंगा। सर जैसे मान लो मैं क्या कर रहा हूं सर, 2 बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, बिल्डिंग ए और बिल्डिंग बी। ठीक जी सर। अब सर मैं एक ट्रैक्टर यूज कर रहा हूं सर, ट्रैक्टर का डेली बेस पे सर 50% यूसेज सर आपका बिल्डिंग ए के लिए है और 50% सर आपका बिल्डिंग बी के लिए है। अब सर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड मान लो सर ट्रैक्टर पे डेप्रिसिएशन आपका 40,000 आए, तो मैं क्या करूँगा सर, 20,000 सर यहाँ पे कैपिटलाइज कर दूंगा, 20,000 यहाँ पे कैपिटलाइज कर दूंगा। ठीक जी सर। चलिए डी पॉइंट सर अभी थोड़ी सी देर के लिए पेंडिंग रखते हैं। सर कोस्ट में क्या क्या नहीं आएगा, कहता है सर कोस्ट में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल ओवरहेड नहीं आएंगे, हम कह सकते हैं सर जो आपके रूटीन के खर्चे, डेली बेस के खर्चे सर वो नहीं आएंगे। ठीक। सर अगर मान लो हमने क्या किया, किसी न्यू प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च किया सर, तो उसकी कॉस्ट नहीं आएगी। सर एडवर्टीजमेंट आपका प्रमोशनल एक्टिविटी की कॉस्ट नहीं आएगी। सर मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई न्यू फैसिलिटी ओपन कर रहे हैं सर, उसके ऊपर हमने कोई कॉस्ट इनकर की सर, तो वो नहीं आएगी। ठीक जी सर। सर क्या होता है, मैं लोकेशन ए पे काम कर रहा था, अब मेरे को सर क्या करना है, लोकेशन ए को ना डेवलप कराना है, इसलिए मैंने क्या किया सर, टाइमिंग के लिए ना अपना बिजनेस लोकेशन बी पे शिफ्ट कर दिया। ठीक जी सर। अब सर यहाँ पे जो लोकेशन ए को मैं डेवलप कराऊंगा, तो सर वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन जाएगी, उसकी कॉस्ट को मैं कैपिटलाइज कर दूंगा। लेकिन सर जब मैं लोकेशन ए से बी पे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये सर जो शिफ्टिंग एक्सपेंडिचर सर इसे मैं कैपिटलाइज नहीं करूंगा। ठीक जी सर। सर बात सुनिए ध्यान से, सर मैं लोकेशन ए पे काम कर रहा हूँ, अब मेरे को क्या करना है सर, लोकेशन बी पे काम करना है लॉन्ग टर्म। ठीक। तो मैंने लोकेशन बी को सर डेवलप कराया, तो सर जो यहाँ पे डेवलपमेंट के खर्चे सर उसे मैं कैपिटलाइज कर दूंगा। अब सर यहाँ जो असेट रखी थी मैं उन्हें शिफ्ट कर रहा हूँ, तो सर ये जो शिफ्टिंग एक्सपेंडिचर सर इसे मैं कैपिटलाइज नहीं करूंगा। ठीक जी सर। सर एबनॉर्मल लॉस अगर कुछ होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर सर मैं एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहा था सर, क्या हुआ सर, मैंने ना गलत कंस्ट्रक्शन कर दिया, अब मेरे को सर उसे दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो सर जो एबनॉर्मल कॉस्ट सर यहाँ पे इनकर्ड हुई सर उसे मैं कैपिटलाइज नहीं करूंगा। ठीक जी सर। सर अगर मैं स्टाफ को ट्रेनिंग देता हूँ सर, उसकी कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। सर देखिए क्या होता है, मैंने एक मशीन परचेज की। ठीक जी सर। अब सर मशीन को मैं यूज कर रहा हूँ प्रोडक्शन पर्पज के लिए, अब जो सर इनिशियली मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ ना सर, जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है उसका सेल प्राइस मान लेते हैं सर 100 है, लेकिन सर जो मेरी कॉस्ट है ना सर 120 आ रही है, तो सर 20 पर यूनिट मेरे को लॉस हो रहा है, तो सर ये ऑपरेटिंग लॉस है, इसे हम कभी भी एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं करेंगे। ठीक जी सर। सर मैंने क्या किया, एक प्रोडक्ट बनाया, अब मेरे को लगता है यार ये जो प्रोडक्ट है ना इसको फेमस करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, फ्री सैंपल बांटना पड़ेगा। ठीक जी सर। तो मैंने सर प्रोडक्ट को एज ए फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो सर वो जो मैंने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं सर, वो कभी भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नहीं आएगा, क्योंकि सर वो एक तरीके से प्रमोशनल एक्टिविटी है। ठीक जी सर। बात सुनिए ध्यान से ना, एक दो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं।
सर हमने क्या किया, एक सिनेमा हॉल बनाया। ऐसा सिनेमा हॉल सर आसपास नहीं था, लेकिन हमें डर लग रहा है कि पता नहीं सर ये सिनेमा हॉल चल पाएगा नहीं चल पाएगा। तो हमने क्या किया सर, एक स्टार को बुलाया। ठीक जी सर, बात सुनिए ध्यान से, मान के चलते सर हमने जो सिनेमा हॉल पे खर्चा किया वो 40 करोड़ का खर्चा कर दिया। ठीक है जी सर। अब सर एक स्टार को बुलाया कि भाई साहब एक दिन का प्रोग्राम रखते, आप आ जाओ। उसने कहा मैं तो हीरोइन के साथ आऊंगा। हमने कहा ठीक है बुला लो, उसको भी बुला लो, कोई बात नहीं, पैसे तो हमारे लगने हैं। हमने क्या किया सर, स्टार को बुलाया और हीरोइन भी साथ में आई, तो 50 लाख रुपीज सर क्या हुआ, हमारा एक्सपेंडिचर इनकट हो गया। ठीक टोटल। तो ये बताइए कि जो 50 लाख का एक्सपेंडिचर है, क्या ये आपका जो सिनेमा हॉल हमने बनाया है उसमें कैपिटलाइज होगा? आंसर दीजिए। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का आंसर आता है यस, मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सर ये आपका प्रमोशनल एक्टिविटी है। ये क्या है, प्रमोशनल एक्टिविटी है। ठीक जी सर। सर हमने क्या किया, एक अलग एग्जांपल लेता हूँ। 40 करोड़ सर सिनेमा हॉल पे लगाए, और सर हमें डर लग रहा है कि पता नहीं सिनेमा हॉल चल पाएगा नहीं चल पाएगा, इसलिए हमने क्या किया, पहले 3 मंथ के लिए सर जो टिकट के रेट है ना सर वो 20% कर दिए, 80% का डिस्काउंट दे दिया। अब सर जो 80% का हमने डिस्काउंट दिया सर, ये टोटल जब हमने हिसाब किताब लगाया तो हमें ना 10 लाख का नुकसान हो गया। तो जो 10 लाख का हमें नुकसान हुआ है, तो क्या हम इसे कैपिटलाइज करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सर ये आपकी प्रमोशनल एक्टिविटी है। चलें आगे। हाँ जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होती है सर, हम उसे ड्यूरिंग यूजफुल लाइफ सर यूज करते हैं। ठीक जी सर। और यूज करने के बाद सर फिर क्या होता है, जब उसकी यूजफुल लाइफ समाप्त हो जाती है सर, तो सर हम उसे जनरली सेल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सर जैसे मान लो आज 1 अप्रैल 24 को मैंने क्या किया सर, एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज की। ठीक जी सर। सर इसकी यूजफुल लाइफ 5 ईयर है, तो 31 मार्च 29 के बाद सर मैं इसे यूज नहीं कर पाऊंगा, तो 31 मार्च 29 को जनरली क्या होता है सर, ये जो असेट है ये बिक जाती है। ठीक जी सर। चले हाँ जी सर, यूजफुल लाइफ क्या होती है और इकोनॉमिक लाइफ क्या होती है? देखिए, मैंने और आपने एक मोबाइल परचेज किया। हमने मोबाइल कंपनी से पूछा दोनों ने कि ये जो मोबाइल है कितने साल चलता है। मोबाइल कंपनी ने बोला ये 5 ईयर चलता है। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। अब मेरा जो मोबाइल को यूज करने का तरीका और आपका तरीका है वो अलग है सर, यूसेज अलग है। ठीक जी सर। जनरली सर मैं क्लास में बिजी रहता हूं, इसलिए मेरा मोबाइल सर 8 ईयर चलता है, लेकिन आपका मोबाइल सर 3 ईयर चलता है। तो आप बताइए सर, जो डेप्रिसिएशन है क्या हमें 5 ईयर के हिसाब से चार्ज करना चाहिए या यूजफुल लाइफ के हिसाब से? सर यूजफुल लाइफ के हिसाब से। सर मैं क्योंकि असेट को 8 ईयर यूज करूंगा तो 8 ईयर के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, आप क्योंकि 3 ईयर यूज करेंगे तो 3 ईयर के हिसाब से क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो इकोनॉमिक लाइफ का मतलब है सर असेट की जनरल लाइफ। ठीक जी सर। और यूजफुल लाइफ का मतलब है सर एंटिटी असेट को कितने ईयर तक यूज करेगी, दैट इज कॉल्ड यूजफुल लाइफ। जो डेप्रिसिएशन है सर यूजफुल लाइफ के हिसाब से चार्ज होता है। ठीक जी सर। बात सुनिए ध्यान से। सर एक हॉस्पिटल है, ठीक, उसने एक मशीनरी परचेज की, किस पर्पज के लिए सर, एक डिजीज को खत्म करने के लिए। ठीक जी सर। सर हॉस्पिटल ने जो मशीनरी परचेज की उसकी लाइफ मान लो यूजफुल लाइफ सर 5 ईयर है। ठीक सर, उसने वो जो मशीन परचेज की है, मान लेते सर वो 10 लाख की परचेज की है। कितने की परचेज की, 10 लाख की। अब 5 ईयर के बाद सर जनरली क्या होता है, असेट बिक जाती है। अब सर हॉस्पिटल ने टेक्निकल बंदे से पूछा कि 5 ईयर के बाद ये मशीन कितने की बिकेगी। टेक्निकल बंदा कहता साहब मशीन बिकेगी नहीं, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसे डिस्पोज कराने के लिए कॉस्ट इनकट करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, इसे ना डिस्पोज कराने के लिए कॉस्ट इनकट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब ये मशीन की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी, इसके अंदर बड़े सारे केमिकल है जिसे डिस्पोज करना पड़ेगा, तो इसकी कॉस्ट इनकट होगी। ठीक जी सर। तो सर अगर यूजफुल लाइफ के बाद डिस्पोजल कॉस्ट इनकट होती है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? देखिए, डिस्पोजल कॉस्ट जो है सर, इसका एस्टिमेट जो लगेगा सर, इसका एस्टिमेट लगेगा एज पर द प्रोविजन ऑफ इंड AS 37। सर दोबारा बोलना। हाँ जी, जो डिस्पोजल कॉस्ट है इसका एस्टिमेट लगेगा एज पर द प्रोविजन ऑफ इंड AS 37। सर हम इंड AS 16 पढ़ रहे हैं ना? हाँ जी बिल्कुल, इंड AS 16 पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सर रेफरेंस इंड AS 37 का है। इंड AS 37 के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे सर, इसका एस्टिमेट लगाएंगे। ठीक जी सर। और सर क्योंकि ये जो अमाउंट हमें पे करना है ये आफ्टर 5 ईयर पे करना है। अगर आज 100 रुपीज है तो 5 ईयर के बाद सर उसकी वैल्यू कितनी होगी? मान लो रेट ऑफ डिस्काउंट सर आपका 10% है, तो सर 100 प्लस 10% 1 ईयर, प्लस 10% 2 ईयर, प्लस 10% 3 ईयर, प्लस 10% 4 ईयर, प्लस 10% सर आपका 5 ईयर। ठीक, तो सर 161 पॉइंट आपका 05 उसकी वैल्यू होगी। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही सर अगर मैं ये कहता हूं कि हमें डिस्पोजल कॉस्ट सर 50,000 इनकट करनी है 5 साल के बाद, तो आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी सर? 50,000 डिवाइड बाई आपका 1.1 1 2 3 4 5, सर उसकी वैल्यू होगी 31046। ठीक जी सर। तो सर जो ये एस्टिमेट लगेगा ये किसके अकॉर्डिंग लगेगा सर? ये जो एस्टिमेट लगेगा आपका लगेगा सर एज पर इंड AS 37। ठीक,
सर इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे सर, एज पर द प्रोविजन ऑफ इंड AS 37। ठीक जी सर। अब सर ये जो प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा सर, ये इंड AS 16 में कवर है। इंड AS 16 ये कहता है कि अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के यूजफुल लाइफ के बाद सर डिस्पोजल कॉस्ट इनकर्ड होगी, तो हम लोग क्या करेंगे सर, उसे प्रेजेंट वैल्यू पे कैपिटलाइज करेंगे। क्या करेंगे सर, कैपिटलाइज करेंगे। इसका मतलब सर यहाँ पे जो पीपी की कॉस्ट है सर वो कितनी आ जाएगी, 10 लाख प्लस आपका 31046, 10,31,046। ठीक जी सर। अच्छा, इसको हम हर साल क्या करेंगे सर, अनवाइंड करेंगे। अनवाइंड का मतलब क्या है कि देखिए, आज हमने सर इसे प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड किया डिस्काउंट फैक्टर यूज करके, तो अब हम इसे अनवाइंड करेंगे। अनवाइंड का मतलब क्या है कि सर इसके ऊपर हम इंटरेस्ट एक्सपेंसेस निकालेंगे डिस्काउंट फैक्टर के हिसाब से। ठीक जी सर। तो सर जो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आएगा, जैसे अगले साल का सर इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर आ जाएगा आपका 10%, 3104। ठीक जी सर, 5 आ जाएगा राउंडिंग ऑफ करके। ठीक जी सर। तो सर ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इसे हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट में चार्ज करेंगे। बात सुनिए ध्यान से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे को कहती है कि साहब आप एक काम करो, आप ना उत्तराखंड के अंदर ना एक प्लांट लगाओ, हम आपको क्या करेंगे, लैंड दे देंगे। मैंने कहा ठीक है जी। अब सर उत्तराखंड के अंदर मैंने प्लांट लगाना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि 25 ईयर के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, प्लांट वहां से हटाना पड़ेगा और लैंड जिस पोजीशन में हमें उसी पोजीशन में देनी पड़ेगी। ठीक जी सर। अब सर जैसे मान लो मैं वहां पे फैक्ट्री लगाता हूं, तो क्या होगा सर, सर लैंड की पोजीशन खराब हो जाएगी, क्योंकि सर फैक्ट्री में केमिकल वगैरह मैं डिस्पोज करूंगा। और सर क्योंकि फैक्ट्री के लिए सर मैं क्या करूंगा सर, वहां पे फैक्ट्री के सेटअप के लिए सर, जैसे मान लो शुरू में क्या होगा सर, बिल्डिंग बनाऊंगा तो सर लैंड की खुदाई करनी पड़ेगी। ठीक जी सर। बाद में मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, उसे प्रॉपर अर्थ करके सर प्रॉपर पोजीशन में देना पड़ेगा। ठीक। तो अब एक बात बताइए, आज जब मैं यहाँ पे फैक्ट्री लगा रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि सर 25 ईयर के बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, एक कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ेगी। सर कॉस्ट किस लिए इनकर्ड करनी पड़ेगी सर, रिस्टोरेशन कॉस्ट बोलेंगे हम इसको, क्योंकि सर जो यहाँ पे आज मेरे को लैंड मिली है सर, उसको मेरे को रिस्टोर करके देना पड़ेगा, उसी पोजीशन में देना पड़ेगा। तो सर रिस्टोरेशन कॉस्ट है, आपका डिस्पोजल कॉस्ट है, ठीक है, रिमूवल कॉस्ट है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, मेरे को ना सर उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी एज पर द प्रोविजन ऑफ इंड AS 37, और उस प्रेजेंट वैल्यू को मैं क्या करूँ, कैपिटलाइज करूंगा। प्रेजेंट वैल्यू को कैपिटलाइज करना सर, ये आपका इंड AS 16 का कॉन्सेप्ट है। ठीक जी सर। देखिए डी पॉइंट में क्या लिखता है, द इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द आइटम एंड रिस्टोरिंग द साइट ऑन विच इट इज लोकेटेड। ठीक, सच अमाउंट शैल बी रिकॉर्डेड एट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक, चले हाँ जी सर। आइए पॉइंट नंबर एक बार सर आप 8 पे आएंगे, cost of dismantling, removal and site restoration, provision of such cost shall be capitalized at its present value. Interest oblique unwinding cost on such present value shall be charged into P&L account, ठीक, as interest expenses. आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को इनिशियली हम किस पर रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट पे। ठीक, अब कॉस्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, हमने ये बातें सर स्टार्ट कर रखी हैं। देखिए सर मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो कंस्ट्रक्शन है सर, वो लोन लेके स्टार्ट किया, या मैंने सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को परचेज किया सर लोन लेके। तो सर जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, कहता सर एज पर द प्रोविजन ऑफ इंड AS 23। इंड AS 23 ये कहता है कि जो बोरोइंग कॉस्ट आप इनकर्ड करते हैं इन रिलेशन टू क्वालिफाई एसेट, तो आप उसे क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। और अगर सर बोरोइंग कॉस्ट आप इनकर्ड करते हैं अदर देन ऑन क्वालिफाई एसेट, तो सर आप उसे क्या करेंगे, P&L अकाउंट में चार्ज करेंगे। बाकी इस कॉन्सेप्ट को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ इंड AS 23 में। ठीक जी सर। बात सुनिए ध्यान से। सर क्या होता है, मैंने एक AC परचेज किया, ठीक जी सर। अब AC को मेरे को इंस्टॉल कराना था, मैंने सर मार्केट से बंदे को बुलाया, मैंने कहा भाई साहब इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी है, उसने कहा 3000 की है। एक मिनट के लिए भूल जाओ कि वारंटी एक्सपायर हो जाएगी अगर आप खुद से इंस्टॉल करोगे, वो बात एक मिनट के लिए इग्नोर कर देते। ठीक जी सर, 3000 है। मैंने कहा भाई साहब ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, उन्होंने कहा साहब देखिए इतनी कॉस्ट आती है। अब मैंने क्या किया, अपने स्टाफ को बोला हम खुद AC इंस्टॉल करेंगे। हमने क्या किया सर, खुद AC को इंस्टॉल करने के लिए जो सामान चाहिए उसे परचेज किया और खुद से AC इंस्टॉल कर दिया, और हमारी जो कॉस्ट आई वो 1800 आई। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो यहाँ पे अमाउंट कैपिटलाइज होगा वो 3000 होगा या 1800 कैपिटलाइज होगा। ये क्वेश्चन सर मैंने आपके लिए छोड़ दिया, आप जल्दी से आंसर दीजिए। आपने आंसर दे दिया जी सर। अभी मैं सर इसको होल्ड रख रहा हूँ, एक एग्जाम्पल और डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए हमारी कंपनी जो है सर वो सीमेंट को मैन्युफैक्चर करके बेचती है। ठीक जी सर। तो सर हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है जी सर, एक सेल डिपार्टमेंट है, ठीक है सर। सर हमने क्या किया, डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, ऑफिस के लिए एक बिल्डिंग बनाते हैं। अब अगर हम ऑफिस के लिए बिल्डिंग बनाएंगे तो सर हमें सीमेंट की नीड होगी। तो हमने क्या किया सर, अपने डिपार्टमेंट को बोला कि साहब ऐसे ऐसे इतनी सीमेंट आपने भेजनी है। उन्होंने कहा ठीक है जी सर। यहाँ मान लेते अपना कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है। अब सर कंट्रोल पर्पज के लिए
हमारी पॉलिसी क्या है कि अगर हम इंटर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करेंगे ना, तो जो भी हमारी कॉस्ट आएगी उस पर हम 10% क्या करेंगे, प्रॉफिट ऐड करके ट्रांसफर करेंगे। ठीक जी सर। तो सेलिंग डिपार्टमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से पूछा कि जो सीमेंट ट्रांसफर की है उसकी कॉस्ट कितनी है। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ने कहा 10 लाख कॉस्ट है। अब 10% सर प्रॉफिट ऐड कर दिया तो 11 लाख सर क्या आ गया आपका, इनवाइस प्राइस आ गया इंटर डिपार्टमेंट। ठीक, तो सर कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के लिए कॉस्ट कितनी आ गई, 11 लाख आ गई। अब जब सर हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो उस कॉस्ट में सर हमें क्या 11 लाख कंसिडर करना है, 10 लाख कंसिडर करना है। जल्दी आंसर दीजिए। हमें सर कॉस्ट ऑफ पीपी में, बिल्डिंग की कॉस्ट में सर जो अमाउंट कंसिडर करना है 10 लाख कंसिडर करना है, 11 लाख कंसिडर करना है। जल्दी से आंसर दीजिए। आप लोगों ने आंसर दे दिया। हाँ जी सर। अब मेरी बात सुनिए। कहता कॉस्ट इंक्लूड ओनली एक्चुअल कॉस्ट। कॉस्ट में क्या आएगा, केवल एक्चुअल कॉस्ट आएगा। अगर कोई सर आपका इंप्यूटेड कॉस्ट है, नोशनल कॉस्ट है, नोशनल प्रॉफिट है, सर वो कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। इट मीन सर यहाँ पे आंसर आएगा 1800 और यहाँ पे आंसर आएगा सर आपका 10 लाख। ठीक जी सर। चलिए चले आगे। हाँ जी सर। देखिए क्या होता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक बार रेडी टू यूज हो जाती है। एक होता पुट टू यूज, एक होता रेडी टू यूज। रेडी टू यूज का मतलब क्या है कि असेट रेडी है, अब यूज करो या ना करो। ठीक जी सर। अगर एक बार असेट रेडी टू यूज हो जाती है सर, तो उस डेट के बाद के जितने खर्चे हैं उसे क्या करेंगे सर, पीएनएल अकाउंट में चार्ज करेंगे, उसे कभी कैपिटलाइज नहीं करेंगे। इसका सर एक एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन में थोड़ी देर के बाद डिस्कस करूंगा। ठीक है जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, बात सुनिए ध्यान से ना। सर हम लोग एक फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, ये लैंड है। ठीक जी सर। और सर जो फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन होगा ना वो इस इतने एरिया में होगा। अब सर ये बाकी जगह खाली। अब हमने देखा कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ये जगह खाली रहेगी, और मान लो सर ये मार्केट के बीच में है जगह। ठीक जी सर। ये पूरी जो अपने पास स्पेस है ये मार्केट के बीच में है। तो हमने क्या किया सर, यहाँ पे ना टेम्परेरी साइट बना दी एक ना, किस लिए सर, आपका पार्किंग के लिए, कि आसपास की जो गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क हो जाया करेगी। ठीक जी सर। तो सर जो हमने यहाँ पे टेम्परेरी पार्किंग बनाई है, क्या सर उसकी कॉस्ट को हम फैक्ट्री कॉस्ट में कैपिटलाइज करेंगे? सर मना कर दिया। अच्छा, पार्किंग से सर यहाँ पे अपना इनकम आएगी, रेंटल इनकम, क्या उससे हम अमाउंट को डीकैपिटलाइज करेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट को डीकैपिटलाइज करेंगे? मना कर दिया। कहता है एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड और इनकम अर्न ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक जी सर। अगर वो जो एक्सपेंडिचर आपने इनकर्ड किया या इनकम अर्न की है, अगर उसका सर कंस्ट्रक्टर साइड से कोई लेना देना नहीं है, तो उस केस में सर आप क्या करेंगे सर, इस खर्चे और इस इनकम से सर असेट को कैपिटलाइज या डीकैपिटलाइज नहीं करेंगे सर, इसे अलग से ट्रीट करेंगे। जैसे जो इनकम सर उसे आप क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक जी सर। सर जो आपने खर्चा किया है, क्या वो एक्सपेंडिचर पीपी की डेफिनेशन क्वालिफाई करता है? यस, तो सर उसे आप कैपिटलाइज कर देंगे और यूजफुल लाइफ में सर एमोटाइज कर लेंगे। ठीक जी सर। सर पीपी की डेफिनेशन क्वालिफाई नहीं करता, फिर हम लोग क्या करेंगे सर, उसे भी खर्चा पीएनएल अकाउंट, खर्चा मान के सर पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। ठीक जी सर। फिर से मैं बता देता हूँ, अगर आप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं, इनकम अर्न करते हैं, और उसका सर कंस्ट्रक्टर असेट से कोई लेना देना नहीं, तो उस एक्सपेंडिचर या इनकम को सर आप कैपिटलाइज या डीकैपिटलाइज नहीं करेंगे कंस्ट्रक्शन असेट की कॉस्ट में। ठीक, चलें जी सर। आइए, मैं एक मशीन परचेज करने गया। मैंने कहा भाई साहब मशीन कितने की है? उसने कहा साहब 1 लाख की। मैंने कहा आप मेरे को जानते हो? उन्होंने कहा बहुत अच्छे से। मैंने कहा अच्छा फिर एक बात बताओ, आज तारीख कितनी है? उन्होंने कहा 1 अप्रैल 24 मान लो। मैंने कहा अगर मैं इस मशीन को आज परचेज करता हूँ और 1 साल के बाद पेमेंट करता हूँ, या आपका पेमेंट 2 साल के बाद करता हूँ, 31 मार्च 26 को पेमेंट करता हूँ, तो चलेगा? उसने कहा सर बिल्कुल चलेगा, लेकिन आपको जो पैसे देने पड़ेंगे 150 की पेमेंट करनी पड़ेगी। कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? 150 की पेमेंट करनी पड़ेगी। मैंने कहा भाई साहब आप तो मेरे को जानते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल जानते हैं सर, तभी तो आपको उधार पे दे रहे हैं मशीन। तो यहाँ पे सर मैंने क्या किया, मेरे पास आज पैसे नहीं थे, तो मैंने मशीन परचेज कर ली और मैं पेमेंट करूंगा 2 ईयर के बाद। ठीक, कितनी पेमेंट करूंगा? 150। तो यहाँ पे सर एक क्वेश्चन उठता है कि जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसे मैं 1 लाख पे रिकॉर्ड करूंगा या 150 पे रिकॉर्ड करूंगा? इंडिया 16 ये कहता है कि अगर आप डेफर्ड पेमेंट करते हैं तो आप क्या करेंगे, असेट को ना कैश प्राइस के बराबर रिकॉर्ड करेंगे, और जो भी सर आपका डेफर्ड पेमेंट और कैश प्राइस में डिफरेंस है वो सर आपके लिए क्या बन जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बन जाएगा। ओवर द पीरियड सर उसे आप क्या करेंगे सर, एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करेंगे एज इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। ठीक जी सर। देखिए, deferred payment in case any payment is deferred, then difference between the actual amount paid and cash price shall be recognized as interest amount। ठीक, और सर जो ये इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है सर, इसका ट्रीटमेंट होगा आपका एज पर द प्रोविजन ऑफ इंड AS 23। ठीक जी सर। इट मींस क्या है कि जो असेट मैंने परचेज की है, अगर वो क्वालिफाई सेट तो बोरोइंग कॉस्ट से कैपिटलाइज हो जाएगी, अगर वो सर क्वालिफाई सेट नहीं तो बोरोइंग कॉस्ट क्या होगी, पीएनएल अकाउंट में चार्ज हो जाएगी। ठीक जी सर। यहाँ पे स्टूडेंट ने एक बहुत बड़ी गलती करता है सर, वो गलती क्या करते हैं बता दो एक बार, ताकि हम एग्जाम में गलती ना करें। मैं एक बार स्क्रीन बड़ी कर रहा हूँ और एक बार ये क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे साथ ना। X Limited purchased an equipment for rupees 30,000 as on 1st April X1. The amount is payable as on 1st April X2। ठीक, whereas cash price is 28,000। पास जनरल एंट्री फॉर एक्विजिशन इक्विपमेंट। ठीक, आपने सर क्या करना है, एंट्री पास करनी है। तो सर यहाँ पे स्टूडेंट पता क्या एंट्री पास करता है, पीपी अकाउंट डेबिट 28,000 से, क्योंकि उसे पता सर कैश प्राइस पे रिकॉर्ड करना है पीपी को। बिल्कुल ठीक है सर। आपका टू वेंडर वो रिकॉर्ड कर लेता है 30,000 पे,
और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लेते हैं 2000 पे। सर ऐसे तो आपने तो ऐसे ही बताया, मैं आपको बता दूं दोस्त, इनिशियली अगर आप देखेंगे तो सर 2000 इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ा आएगी, इंटरेस्ट कॉस्ट कब आएगी सर, 1 साल के बाद आएगी। इट मीन्स क्या है सर, हम लोग एंट्री पास करेंगे इक्विपमेंट टू पेबल 28,000 से, और फिर 1 साल के बाद सर पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और डिफरेंस सर आपका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा। चले आगे जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। सर देखिए क्या होता है, मैं एक साथ 4 मशीन परचेज करके लेके आया, ठीक जी सर। सर अगर मैं अलग अलग मशीन परचेज करता तो सर 12,500 मेरे को पे करना पड़ता, लेकिन सर चारों मशीन मैंने क्या किया, 10,000 में परचेज कर ली। अब यहाँ पे इंडिया 16 ये कहता है कि अगर आप असेट को कंबाइंड मैनर में एक्वायर करते हैं, एक से ज्यादा पीपी एक्वायर करते हैं, तो आप कोस्ट को क्या करेंगे सर, एलोकेट कर लेंगे फेयर वैल्यू के रेशो में, ठीक जी सर। अब यहाँ पे स्टूडेंट मेरे से क्वेरी पूछता है कि सर एक बात बताइए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हम इनिशियली कैसे रिकॉर्ड करेंगे, मैंने कहा कॉस्ट प्राइस पे। सर लेकिन यहाँ तो आप फेयर वैल्यू कह रहे हो। दोस्त मैंने फेयर वैल्यू बोला ही नहीं सर, आपने बोला है, बात सुनिए ध्यान से, मैंने पता क्या बोला, मैंने ये बोला है कि जो टोटल कॉस्ट है ना उसको हम क्या करेंगे, फेयर वैल्यू की रेशो में एलोकेट कर देंगे। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि फेयर वैल्यू की रेशो में उसकी कॉस्ट एलोकेट हो जाएगी। इट मींस क्या सर, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना, लेकिन कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे एसेट वाइज, सर आपका फेयर वैल्यू की रेशो में। चले आगे जी सर, चलिए देखिए सर, जो डिस्काउंट रिसीव्ड है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, कहता है अगर ट्रेड डिस्काउंट है, वॉल्यूम डिस्काउंट है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, उसे कॉस्ट ऑफ पीपी में से रिड्यूस कर देंगे। सर ट्रेड डिस्काउंट और वॉल्यूम डिस्काउंट क्या होते हैं, देखिए मैं एक लैपटॉप परचेज करने गया, मैंने पूछा भाई साहब लैपटॉप कितने का, उसने कहा 1 लाख का। मैंने कहा कोई डिस्काउंट, उन्होंने कहा सर अभी ना 5% डिस्काउंट चल रहा है, दिस इज कॉल्ड सर आपका ट्रेड डिस्काउंट, तो 95,000 सर मेरे लिए कॉस्ट ऑफ पीपी बन जाएगी, ठीक जी सर। मैं एक लैपटॉप परचेज करने गया, मैंने कहा भाई साहब लैपटॉप है, उन्होंने कहा हाँ जी। मैंने कहा कितने का, उन्होंने कहा 1 लाख का। मैंने कहा कोई डिस्काउंट होगा, कह रहे सर कोई डिस्काउंट नहीं। मैंने कहा मेरे 50 लैपटॉप लेने, कह रहे भाई साहब बैठो चाय पियो, हम आपको एक लैपटॉप 90,000 का दे देंगे। सर दिस इज कॉल्ड आपका वॉल्यूम रिबेट, ठीक जी सर। तो सर वॉल्यूम रिबेट है, ये आपका ट्रेड डिस्काउंट है, हम उसे क्या करें, कॉस्ट ऑफ पीपी में से माइनस करते हैं, ठीक जी सर। एक होता है सर सेटलमेंट डिस्काउंट, जैसे सर कंपनी ने क्या किया, 1 लाख का लैपटॉप बेच दिया हमें और बोला कि अगर आप 30 डेज में पेमेंट करोगे तो आपको 2% डिस्काउंट मिल जाएगा इसके ऊपर, दिस इज कॉल्ड सर आपका सेटलमेंट डिस्काउंट। सेटलमेंट डिस्काउंट को सर हम लोग क्या करते हैं सर, एज ए अदर इनकम रिकॉर्ड कर लेते हैं सर, उसे कॉस्ट ऑफ पीपी में से रिड्यूस नहीं करते। मैं आपको बता दूं सेटलमेंट डिस्काउंट के बारे में इंडिया 16 से साइलेंट है, लेकिन प्रैक्टिस में सर ये चीज फॉलो होती है, ठीक जी सर। देखिए मैंने क्लियर लिखवा रखा है यहाँ पे, ट्रेड डिस्काउंट रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ पीपी, सेटलमेंट डिस्काउंट कंसिडर्ड एज अदर इनकम एज फॉलोड इन प्रैक्टिस, ठीक जी सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए सर क्या होता है, ये मेरी बैलेंस शीट है, ठीक जी सर। सर मैं ना एक कार है मेरे पास और उस कार को सर पैसेंजर के लिए यूज करता हूँ, ठीक है जी सर। मतलब मैं कह सकता हूँ सर कि कार को मैं एज ए टैक्सी यूज करता हूँ, ठीक जी सर। सर कार का नाम है कार ए, और सर मेरी बुक वैल्यू जो कार ए की है वो मान लेते 4 लाख है, ठीक जी सर। अब सर हुआ क्या कि मैं इस कार को एक्सचेंज कर रहा हूँ, किसके साथ सर, कार बी के साथ। तो सर कौन सा केस बन जाएगा, एक्सचेंज ऑफ असेट। मैं कह सकता हूं सर कि आपने क्या किया, पीपी को एक्वायर्ड किया है अदर देन कैश कंसिडरेशन, मींस नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन में सर आपने क्या किया सर, असेट को एक्वायर किया। कहता है अगर आपने असेट को एज ए नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन एक्वायर किया, तो सर आप जो असेट एक्वायर करके आए उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। इनिशियली सर हम लोग उसे कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे, इट मींस क्या सर, उसकी इनिशियली कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मैं कह सकता हूं, ठीक जी सर। देखिए सबसे पहले कहता है कि सर आपने क्या किया, हमने जी कार बी ले ली है, ओके। अब कार बी को सर आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बात करेंगे टू कार ए। देखिए कार ए सर बुक्स में सट जाएगी, इसे हम बोलेंगे सर डी रिकॉग्निशन, ठीक जी सर। अब सर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि यहां कार बी को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इनिशियली सर इसकी कॉस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। कहता है ये बताइए जब आपने कार को एक्सचेंज किया है तो क्या ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस है। कॉमर्शियल सब्सटेंस का मतलब है कि जो आपके पास नई एसेट आई है इन कंपैरिजन टू ओल्ड एसेट, क्या उसकी वजह से सर आपकी इनकम में या कैश फ्लो में कोई चेंज आएगा। आंसर इज यस, तो कॉमर्शियल सब्सटेंस है। आंसर इज नो, तो कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। जैसे मैं कहता हूं सर ट्रांजैक्शन कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं, तो स्टूडेंट कहता सर फिर आपने कार को एक्सचेंज क्यों किया। देखिए दोस्त, कभी भी इंडेस ये नहीं कहते कि आपने आपस में ट्रांजैक्शन ऐसे करनी है। इंडेस ये कहते हैं कि अगर आपने ट्रांजैक्शन कर ली है तो हम आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएंगे, ठीक जी सर। मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास एक मोबाइल है, आपके दोस्त के पास भी एक मोबाइल है, आपको अपने दोस्त का मोबाइल पसंद आ गया और आपके दोस्त को आपका मोबाइल पसंद आ गया, आप लोगों ने क्या किया, मोबाइल एक्सचेंज कर लिया। क्या अलग से कोई मेजर बेनिफिट मिलेगा, नहीं सर। फिर क्यों एक्सचेंज किया, सर हमारी मर्जी ऑन द सेम ट्यूनिंग सर। अगर मान लो कंपनी एक डिसीजन लेती है असेट को एक्सचेंज करने का और कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं भी है, तो भी सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो बताना पड़ेगा ना जी सर। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए कार बी को जब मैं सर कार ए के एक्सचेंज में लेके आया
तो सबसे पहले इंडिया 16 ने मेरे से पूछा कि क्या इसमें कॉमर्शियल सब्सटेंस है, मैंने कहा नहीं जी। तो कहता फिर 4 लाख पे रिकॉर्ड कर लो। ओके, हमने कहा हाँ जी कॉमर्शियल सब्सटेंस है, कैश फ्लो चेंज होंगे या फ्यूचर में बेनिफिट चेंज होंगे, ठीक। तो कहता है कि क्या जो कार ए या कार बी है किसी भी सेट की फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई हो पा रही, हमने कहा नहीं जी फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही। कहता फिर भी इसे क्या करो, कैरिंग अमाउंट पर रिकॉर्ड कर लो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस है और सर असेट की फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई हो पा रही है, तो सर यहाँ पे अमाउंट कुछ हो रहेगा। अगर सर दोनों में से एक भी कंडीशन फेल हो जाती है तो सर हम क्या करेंगे, जो असेट हमने सरेंडर किए सर उसके कैरिंग अमाउंट पे सर जो असेट हमने ऑब्टेंड किया उसे रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक जी सर। सर ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस भी है और फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई हो पा रही, तो आप क्या करेंगे सर, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेंगे। किस असेट की फेयर वैल्यू पे, कहता है जिस असेट की फेयर वैल्यू दे रखी है। हमने कहा जी ए की दे रखी, तो ए की फेयर वैल्यू पे। हमने कहा जी असेट बी की फेयर वैल्यू दे रखी है, तो बी की फेयर वैल्यू पे, ठीक। हमने कहा दोनों की फेयर वैल्यू दे रखी है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो असेट आपने सरेंडर की है ना उसकी फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लेंगे। सर दोनों असेट की फेयर वैल्यू दे रखी, लेकिन जो असेट हमने ऑब्टेंड की ना उसकी फेयर वैल्यू जो है वो मोर क्लियर एविडेंट रखती है। फिर आप क्या करेंगे सर, अगर मोर क्लियर एविडेंट रखती है तो फिर जो असेट आपने एक्वायर की उसकी फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लेंगे। इट मींस ये है कि फेयर वैल्यू जो ज्यादा रिलायबल होगी उस पर हम रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर दोनों ही रिलायबल है इक्विवेलेंट, तो उस केस में क्या करेंगे सर, जो असेट हमने सरेंडर की है उसकी फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लेंगे। मैं इस बात को फिर से बता देता हूं, अगर सर असेट ऑब्टेंड की फेयर वैल्यू मोर क्लियर एविडेंट रखती है, मींस ज्यादा रिलायबल है सर, तो उस केस में हम क्या करेंगे सर, असेट ऑब्टेंड की फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। अदरवाइज सर क्या करेंगे, जो असेट हमने सरेंडर की सर उसकी फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक जी सर। अब सर यहाँ पे एक अमाउंट रिकॉर्ड होगा, एक डी रिकॉग्नाइज होगा, तो डिफरेंस अगर है तो उसे हम क्या करें, पेनल अकाउंट के अंदर लेके चले जाएंगे, ठीक जी सर। सर ऐसा भी हो सकता है कि एक्सचेंज में हमने कोई कैश पे किया हो, कैश रिसीव किया हो, तो सर उसे हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, ठीक। चले आगे, हाँ जी सर आइए आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन में सर नहीं बताया कि ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है, तो हम हमेशा मान के चलेंगे ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस है। देखिए सर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को सर इनिशियली हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं सर, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक जी सर। अब कॉस्ट को सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमने बड़े सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक जी सर। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को जब हम इनिशियली एक्वायर करेंगे तो सर उसकी एंट्री क्या पास होगी, कहता है जितना अमाउंट कैपिटलाइज होगा उसे आप क्या करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट में सर डेबिट कर देंगे, ठीक है। सर जो अमाउंट कैपिटलाइज नहीं होगा सर उसे आप क्या करेंगे सर, पिनल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। सर अगर आपने कोई टैक्स पे किया और उसका क्रेडिट आपको मिलेगा तो आप बेसिकली क्या करेंगे सर, जो भी सर टैक्स क्रेडिट है उसे आप डेबिट कर देंगे। एग्जांपल के तौर पे सर जैसे हमने क्या किया, 500 का अमाउंट इनकर्ड किया, ठीक जी सर। 90 की सर जीएसटी पे की, तो 590 का सर क्या हो गया अपना सर टोटल अमाउंट अपना पेबल आ गया, ठीक जी सर। ध्यान देना यहाँ पे सर जो कैश एंड बैंक अकाउंट आएगा, सप्लायर अकाउंट आएगा, वेंडर अकाउंट आएगा सर, ये इंक्लूडिंग जीएसटी आएगा, ठीक जी सर। आउट ऑफ सर 590 400 का जो अमाउंट था सर वो अपना कैपिटलाइज हो रहा, मान लो तो 400 यहाँ पे आ गया सर। 100 का अमाउंट कैपिटलाइज नहीं हो रहा, यहाँ पे आ गया सर। 90 की जीएसटी सर यहाँ पे आ जाएगी, ठीक जी सर। सर जो असेट हमने एक्वायर की है या कंस्ट्रक्शन की है सर उसे डिसमेंटल करना पड़ेगा यूजफुल लाइफ के बाद, तो सर उसका प्रोविजन आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सर प्रोविजन बना 30 का, तो सर 30 यहाँ पे आ जाएगा और 30 से सर हम क्या करेंगे, उसे कैपिटलाइज कर देंगे। चले आगे, हाँ जी सर आइए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को सर इनिशियली हम किस पर रिकॉर्ड करेंगे सर, आपका कॉस्ट प्राइस पे। सब्सिक्वेंटली कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कहता सर कंपनी के पास चॉइस है, आइदर कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। सर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का मतलब बैलेंस शीट डेट पे, ठीक जी सर। बैलेंस शीट डेट पे सर कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कहता है सर कंपनी के पास चॉइस है, आइदर कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। आइए इस बात को थोड़ा मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सर मैं एक कंपनी हूं, ठीक है जी सर। मेरे पास सर 10 बिल्डिंग है सर, 20 एसी है, ठीक जी सर। और सर मान लेते हैं सर 50 टेबल है और 40 चेयर्स है। सर टेबल ज़्यादा होंगी, नहीं चेयर ज़्यादा होंगी, 140 चेयर है, ठीक जी सर। ये मेरे पास सर असेट है। अब सर मेरे पास चॉइस है, या तो मैं सर क्या कर सकता हूँ, कोस्ट मॉडल फॉलो कर सकता हूँ या रिवॉल्यूशन मॉडल फॉलो कर सकता हूँ, ठीक जी सर। अगर मैं कोस्ट मॉडल फॉलो करूंगा तो मैं असेट को कैसे दिखाऊंगा, कहता सबसे पहले आप हिस्टोरिकल कोस्ट लेंगे, ठीक है जी। उसमें से आप क्या करेंगे, आज तक का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। और उसमें से आप क्या करेंगे, आज तक का इंपेयरमेंट लॉस माइनस कर देंगे। अब ये इंपेयरमेंट लॉस क्या है सर, इंपेयरमेंट लॉस का डिटेल कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ इंड AS 36 में डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको एक बार ओवरऑल यहाँ पे कुछ बातें बता देता हूं। देखिए डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट में क्या डिफरेंस होता है सर, जब हम असेट को यूज करते हैं सर, यूज करने की वजह से जो वैल्यू में गिरावट आती है सर उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक जी सर। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सर मान लेते हैं एक बंदे ने क्या किया, 10,000 का मोबाइल परचेज किया, यूजफुल लाइफ सर 5 ईयर है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सर आपका SLM है और एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू नील है, ठीक जी सर। तो 2000 के साथ सर क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा था पहले साल 8000, फिर सर 2000 का डेप्रिसिएशन सर कितने से बैलेंस आ गया 6000 से, ठीक जी सर। अब सर 31 मार्च को सेकंड ईयर के एंड में
वो बंदा क्या कर रहा सर, किसी से ना फोन पे बात करते हुए जा रहा था, ऐसे फोन था सर, ये फोन मान लो, ठीक जी सर। सर सामने से एक बाइक वाला आया और सर बाइक का हैंडल यहाँ पे लगा और उसका फोन गिर के सर डैमेज हो गया। अब उसने देखा कि सर जो फोन डैमेज हुआ है, अगर वो आज फोन को बेचेगा तो कितने का बिकेगा सर, 4500 का। और सर जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड होगा बेचने में सर वो 100 का होगा, 4400 आ गया सर नेट सेलिंग प्राइस, ठीक जी सर। सर एक मिनट के लिए मान लो सर ये मोबाइल ना बिजनेस में यूज होता है और इसके एक्सपेक्टेड कैश फ्लो अलग से आइडेंटिफाई हो पा रहे हैं, ठीक जी सर। सर अलग से अगर इसके कैश फ्लो आइडेंटिफाई हो पा रहे हैं तो सर कितने फ्यूचर में कैश फ्लो होंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है सर, उसकी प्रेजेंट वैल्यू मान लेते हैं सर 5000 आ गई। तो आप बताइए, अगर आपके पास एक ट्रक है और उसमें फिजिकल डैमेज आ गया और अगर आप उसे बेचेंगे तो मान लो 4400 का बिक रहा है, और सर जो नेट कैश फ्लो जनरेट करेगा यूज करके सर उसकी प्रेजेंट वैल्यू मान लो 5000 है, तो आप क्या करना पसंद करेंगे सर, यूज करना पसंद करेंगे। तो 5000 सर क्या लाएगा आपका रिकवरेबल अमाउंट, ठीक जी सर। तो सर ये जो 1000 का डिफरेंस है दिस इज कॉल्ड इंपेयरमेंट लॉस। तो इंपेयरमेंट लॉस बेसिकली क्या है, जब हम बुक वैल्यू के साथ कैरिंग अमाउंट के साथ रिकवरेबल अमाउंट का कंपैरिजन करते हैं, डिफरेंस सर आपका इंपेयरमेंट लॉस है, ठीक जी सर। सर इंपेयरमेंट लॉस में और डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस है सर, असेट को यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू में जो गिरावट आती है सर उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक। सर असेट में फिजिकल डैमेज की वजह से या कुछ इंडिकेटर है, इंडेस आपके 36 में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अगर उनमें से कोई भी इंडिकेटर एग्जिस्ट करता है, मैं ऐसे सिंपल बोलूं तो सर मार्केट की वजह से या सर बिजनेस के डिसीजन की वजह से अगर असेट की वैल्यू में गिरावट आती है सर उसे हम क्या बोलेंगे, इंपेयरमेंट बोलेंगे, ठीक। अगर सर मैं सब्सिक्वेंटली कॉस्ट मॉडल फॉलो करता हूं तो असेट को कैसे दिखाऊंगा सर, आपका कॉस्ट प्राइस माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, ठीक। बैलेंस सर आपका कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। चलें रिवाइज कैरिंग अमाउंट इसको बोलते हैं अगर इंपेयरमेंट लॉस है तो। कहता है या तो आप कॉस्ट मॉडल लगा सकते हैं, कॉस्ट मॉडल में एसेट को कैसे दिखाएंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, ठीक। या सर आप रिवोल्यूशन मॉडल लगाएंगे, रिवोल्यूशन मॉडल में सर एसेट को आप कैसे दिखाएंगे, अभी टाइमिंग के लिए सर आपने फेयर वैल्यू मान के चलना, ठीक जी सर। हालांकि सर फेयर वैल्यू में कुछ एडजस्टमेंट होती है, मैं वो भी डिस्कस करूंगा, इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी टाइमिंग के लिए आपने क्या करना, फेयर वैल्यू मान के चलना, ठीक जी सर। अब बताइए एंटिटी के पास बैलेंस शीट पे असेट को दिखाने के कितनी चॉइस है सर, दो चॉइस है, या तो सर आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर सकते हैं या आप रिवोल्यूशन मॉडल फॉलो कर सकते हैं, ठीक जी सर। सर आप कौन सा मॉडल फॉलो करेंगे, बात सुनिए। सर एक कंपनी है, उसकी जब हमने बैलेंस शीट देखी तो वहां पे लिखा होता बिल्डिंग 50 लाख। आप बताएंगे जो 50 लाख है ये कॉस्ट मॉडल के हिसाब से या फेयर वैल्यू के हिसाब से, सर हमें क्या पता। सर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी। कहता है सर आप जो भी मॉडल फॉलो करेंगे आप एज ए अकाउंटिंग पॉलिसी बताएंगे, ठीक जी सर। अब जैसे मान लो सर एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं, वहां पे लिखा हुआ बिल्डिंग 50 लाख और कंपनी ने लिख रखा है कि वो रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करता है, आप समझ जाएंगे कि फेयर वैल्यू है जी सर। कंपनी कहती है सर कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हैं, आप समझ जाएंगे सर कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस है जी सर। बात सुनिए ध्यान से ना, कहता है आप जो भी मॉडल फॉलो करेंगे आपकी अपनी मर्जी है, कंपनी की मर्जी है, लेकिन आपको दो काम करने पड़ेंगे। पहला आपको एज ए अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सेकंड आप क्या करेंगे सर, एज ए क्लास ऑफ असेट वाइज सर क्या करेंगे, मॉडल फॉलो करेंगे। सर क्लास ऑफ असेट का मतलब होता है वो असेट सर जिसकी नेचर और यूज क्या है, सिमिलर है, ठीक जी सर। जैसे सर बिल्डिंग की नेचर अलग है, एसी की नेचर अलग है, टेबल की नेचर अलग है, चेयर की नेचर अलग है, तो सर यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंट क्लास ऑफ असेट होगी, ठीक जी सर। सर क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि बिल्डिंग के ऊपर आपने रिवोल्यूशन मॉडल लगा दिया और एसी टेबल और चेयर के ऊपर कॉस्ट मॉडल, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि क्लास ऑफ एसेट सर आप क्लास ऑफ एसेट वाइज ऐसा कर सकते हैं, ठीक। चले आगे, हाँ जी सर आइए। कहता है सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, देयर आर टू मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन ऑफ पीपी, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल। एंटिटी कैन यूज एनी वन मॉडल एज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ क्लास ऑफ एसेट, बिल्कुल ठीक है। कॉस्ट मॉडल में सर आप क्या करेंगे, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, ठीक। रिवैल्यूएशन मॉडल में सर आप क्या करेंगे सर, डेट ऑफ रिवैल्यूएशन में सर एसेट को फेयर वैल्यू पे दिखाएंगे, ठीक जी सर। इसके बाद सर जो बातें लिखी हुई हैं ये बातें सर अभी होल्ड रख रहा हूं मैं, आपने कट नहीं करना, होल्ड रख रहा हूं, ठीक जी सर। सर क्लियर लिखता है जो भी मॉडल फॉलो करेंगे अकाउंटिंग पॉलिसी दिखानी पड़ेगी और सर क्लास ऑफ एसेट वाइज आप ऐसा कर सकते हैं। चलें, हाँ जी सर चलिए। अब रिवैल्यूएशन मॉडल के रिगार्ड में सर कुछ प्यारी प्यारी सी बातें आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कहता सर अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हैं तो आप क्लास ऑफ एसेट वाइज ऐसा कर सकते हैं। क्लास ऑफ एसेट का मतलब क्या है, क्लास ऑफ एसेट का मतलब है सर क्लास ऑफ एसेट का मतलब है असेट की नेचर और यूज क्या सर आपका सिमिलर है, ठीक जी सर। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे क्लास ऑफ एसेट के। सर अगर एंटिटी रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करती तो उसे क्या करना पड़ेगा, एज अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि सर जो रिवैल्यूएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी। इट मीन्स क्या है कि क्या एनुअली सर फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे या आपका कुछ ईयर के गैप के बाद। कहता है अगर असेट सिग्निफिकेंट है और उसकी फेयर वैल्यू वोलेटाइल है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा चेंज आते हैं, तो आप एनुअली सर क्या करेंगे, फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे, अदरवाइज 3 to 5 ईयर, ठीक। चले, हाँ जी सर आइए अब डिस्कस करते हैं कि अगर हमने सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पर रिवैल्यूएशन मॉडल लगाया तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा।
देखिए क्या होता है, बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे सर। ये एक कंपनी की बैलेंस शीट है, बिल्कुल ठीक है सर। यहां पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 10 लाख से। अब हमने डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, रिवैल्यूएशन मॉडल लगाते हैं, ठीक जी सर। अगर हम सर यहाँ पे रिवैल्यूएशन मॉडल लगाते हैं तो क्या हम उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को पहली बार रिवैल्यू करें या उससे पहले भी रिवैल्यू किया था सर? इट विल टोटली डिपेंड सर। जैसे मान लो मैंने क्या किया सर, एक असेट को 1 जुलाई आपका 24 को परचेज किया, ठीक जी सर, और 31 मार्च 25 को सर मैं पहली बार उसे रिवैल्यू कर रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है जी सर। ऐसा भी हो सकता है कि सर मैंने एक असेट ना 10 ईयर पहले परचेज की थी, हर 3 साल के बाद 5 साल के बाद मैं उसे रिवैल्यू करता हूँ, तो सर इसे बोलेंगे सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन, ठीक जी सर। मैं पहले आपके साथ केस डिस्कस कर रहा हूँ कि हमने असेट को पहली बार रिवैल्यू किया। अगर हमने असेट को पहली बार रिवैल्यू किया तो सर रिवैल्यूएशन करने से सर प्रॉफिट भी आ सकता है और लॉस भी आ सकता है, ठीक जी सर। सर मान के चलते जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इसकी वैल्यू सर 12 लाख आई है, कहता है अगर 12 लाख इसकी वैल्यू आई तो रिवैल्यूएशन गेन आ गया। हाँ जी, हम इसे क्या करेंगे सर, रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई के अंदर लेके जाएंगे। कहां लेके जाएंगे सर? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से, ठीक जी सर। सर हम इसे पी&एल अकाउंट में क्यों नहीं लेके जाएंगे? क्योंकि सर ये जो आपका प्रॉफिट है ना सर, ये अनरियलाइज प्रॉफिट होता है, इसको हम प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाते लाइक आपका पी&एल अकाउंट या आपका रिटेन अर्निंग। इसलिए हम इसे क्या करेंगे सर, रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई के अंदर लेके जाएंगे, ठीक जी सर। सर हमने क्या किया सर, असेट को पहली बार रिवैल्यू किया, लेकिन सर जो रिवैल्यूड अमाउंट आया ना वो इन कंपैरिजन टू कैरिंग अमाउंट कम आया। मान लो 9 लाख की वैल्यू आई तो 1 लाख का सर लॉस है, हम लोग क्या करेंगे सर, उसे पी&एल अकाउंट में चार्ज करेंगे, ठीक जी सर। चले, हाँ जी सर। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हमने रिवैल्यू किया, पहले भी रिवैल्यू कर रखा था। पहले अगर आपने रिवैल्यू कर रखा था तो सर दो सिचुएशन बन सकती है, पहले लॉस हो सकता है, पहले गेन हो सकता है, बिल्कुल सर। आइए, दो सिचुएशन आज बन सकती है, आज गेन हो सकता है, आज सर क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, ठीक जी सर। चलिए एग्जाम्पल बना के समझाता हूँ। जैसे मान लो सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अपना यहाँ पे अमाउंट आ रहा था 17 लाख का, ठीक जी सर, और यहाँ पे रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा था सर क्यूमुलेटिव अमाउंट ओसीआई का मान लो 3 लाख। क्या इंडिकेशन मिल रहा है सर? ये इंडिकेशन मिल रहा है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हमने पहले रिवैल्यू कर रखा था और 3 लाख का सर रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस आ रहा, बिल्कुल ठीक है सर। आज हमने फिर से रिवैल्यू किया और आज गेन हो गया। आज सर जब गेन हुआ, मान के चलते सर कि आज जो गेन हुआ है वो 1850 की सर असेट को रिवैल्यू किया गया तो 150 का गेन हुआ है। कहता अगर पहले गेन था और आज भी गेन है तो हम इसे क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस में ट्रांसफर कर देंगे। चलें जी सर। सर ऐसा भी हो सकता है पहले लॉस हो, बिल्कुल हो सकता है सर। अगर पहले लॉस होगा तो बैलेंस शीट से तो पता लगेगा नहीं, क्योंकि लॉस तो सर आपका पी&एल अकाउंट में जाके राइट ऑफ हो चुका होगा, बिल्कुल हो चुका होगा सर। तो सर उस केस में क्या करेंगे, बात सुनिए ध्यान से। देखिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन होता है, प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन होता है सर, जिसमें सारी डिटेल लिखी जाती है। तो सर हमें रजिस्टर से पता लग जाएगा पहले इसमें लॉस हुआ था, ठीक जी सर। मान के चलते कि सर हमने जब रजिस्टर चेक किया तो पता लगा कि पहले रिवैल्यूएशन लॉस था कितने का, आपका 1,60,000 का, ठीक है। अगर पहले लॉस था तो हमने उसे कहां चार्ज किया होगा सर? अगर पहले लॉस था तो हमने उसे पी&एल अकाउंट में चार्ज किया होगा, बिल्कुल ठीक है। अब सर आज हमने फिर से रिवैल्यू किया इसे। सर आज क्या हुआ सर, आज गेन हो गया है। कितना अमाउंट आया सर? 16,10,000 आया, ओके। कितना गेन हुआ? 110। तो कहता है अगर आपने पहले रिवैल्यू किया था उस टाइम लॉस था और आज गेन आ गया तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि पुराने लॉस की रिकवरी हो गई है। इसलिए सर इसे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे किसमें, पी&एल में, ओके। सर मान के चलते ये अमाउंट आपका 1710 आ गया। अगर ये अमाउंट 1710 आ गया तो 210 का सर क्या हुआ, गेन हुआ है। और पहले लॉस कितना था, 160। तो सर 160 क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे पी&एल अकाउंट में। कहता है टू द एक्सटेंट ऑफ अर्लियर लॉस क्रेडिट इनटू पी&एल अकाउंट। और अगर एक्सेस गेन है सर, जैसे 50,000 का एक्सेस गेन है तो सर उसे फिर कहां भेज देंगे, आपका ओसीआई रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर, ठीक जी सर। आगे बढ़ते हैं, एक बार यहां तक टिक करा दूं जी सर। देखिए ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑब्लिक सरप्लस और डेफिसिट अराइजिंग ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक जी सर। फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन किया, गेन है ओसीआई में, लॉस है पी&एल अकाउंट में। सब्सिक्वेंटली रिवैल्यूएशन किया, गेन है, अर्लियर गेन था ओसीआई में, अर्लियर लॉस था, टू द एक्सटेंट अर्लियर लॉस गेन शैल बी क्रेडिटेड इनटू पी&एल अकाउंट एंड बैलेंस ट्रांसफर इनटू ओसीआई, ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर पहले अपने पास गेन था, आज लॉस हो गया। अगर पहले गेन था तो सर रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस आ रहा होगा, ये देखिए सर। सर ये सीन था, सर आज रिवैल्यू किया, रिवैल्यूड अमाउंट सर आपका 1350 आ गया। तो सर 350 का लॉस है जी सर। कहता है टू द एक्सटेंट ऑफ अर्लियर गेन, आप इसे सर क्या करेंगे, इसमें एडजस्ट कर देंगे, ठीक है जी। कितना एडजस्ट हो पाएगा, 3 लाख। बैलेंस 50,000 सर कहां चला जाएगा आपका, सर बैलेंस 50,000 चला जाएगा आपका पी&एल अकाउंट में चार्ज हो जाएगा। देखिए क्या लिखता है,
आज लॉस अर्लियर गेन, एडजस्ट विद रिवैल्यूएशन सरप्लस रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व या रिवैल्यूएशन सरप्लस एक ही है, ठीक जी सर। रेवेन्यू रिजर्व सर अलग होता है। एज अपीड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस आप क्या करेंगे सर, पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर दें, ठीक जी सर। सर देखिए क्या होता है, यहाँ पे लॉस था, बिल्कुल ठीक है सर। आज फिर से लॉस हो गया, आज हमने रिवैल्यू किया तो पता लगा सर जो रिवैल्यूड अमाउंट है ना आपका वो सर 1460 है, तो 40,000 का फिर से लॉस हो गया जी सर। इसे क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट में चार्ज करेंगे। कहता आज लॉस है, पहले लॉस था, तो क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। चलें आगे जी सर। रिवैल्यूएशन सरप्लस का क्या ट्रीटमेंट होगा, कहता है जब आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को सेल करेंगे तो जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो आपका फ्री रिजर्व बन जाएगा, उसे आप क्या करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक जी सर। रिटेन्ड अर्निंग मतलब आपका क्यूमुलेटिव प्रॉफिट का बैलेंस, मतलब फ्री रिजर्व हो गया। रिवैल्यूएशन सरप्लस इंक्लूड इन इक्विटी, इक्विटी का मतलब सर क्या होता है, आपके रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब होता है सर आपका शेयर कैपिटल, और सर अगर सिर्फ ऐसा लिखा इक्विटी, इट मींस क्या सर, इक्विटी शेयर कैपिटल और आपका अदर इक्विटी, ठीक जी सर। अब अदर इक्विटी में सर आपके रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएंगे। कहता रिवैल्यूएशन सरप्लस इंक्लूडेड इन इक्विटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी मे बी ट्रांसफर डायरेक्टली टू रिटेन्ड अर्निंग व्हेन द एसेट इज डीरिकॉग्नाइज्ड। आगे चले, हाँ जी सर। देखिए यहां पे हमने क्या किया सर, आज मान लेते हैं, एक एग्जांपल बनाता हूं। 1 अप्रैल 24 को हमने पीपी को रिवैल्यू किया, ठीक है जी सर। यहां पे रिवैल्यू कर दिया, ठीक जी सर। और 31 मार्च 28 को हमने असेट को बेच दिया। तो सर जब हम असेट को यहां पे बेचेंगे तो जो भी यहां पे रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस आ रहा है उसे क्या करेंगे सर, रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर करते हैं, ठीक। और अगर बैलेंस नहीं आ रहा होगा तो बात खत्म। सर मुद्दा ये उठता है कि जो 1 अप्रैल 24 को हमने रिवैल्यू किया उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या पास करेंगे, उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या पास करेंगे, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। एक एग्जांपल बना के इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता हूं। सर ये बैलेंस शीट है, ठीक है जी सर। यहां पे पीपी जो है उसकी कॉस्ट थी 10 लाख है, ठीक है जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था सर आपका 4 लाख है, ठीक है जी। कैरिंग अमाउंट कितने से आ गया सर, 6 लाख है। हमने सर आज इसे रिवैल्यू किया सर। रिवैल्यूएशन में जो अमाउंट आया सर, रिवैल्यूड अमाउंट 9 लाख आया। अब यहां पे सर 3 लाख का अपने को गेन है, हम इसकी एंट्री क्या पास करेंगे। कहता सर इसकी दो अप्रोच है। एक अप्रोच का नाम है सर आपका डेप्रिसिएशन एलिमिनेशन अप्रोच। इस अप्रोच का कॉन्सेप्ट ये है कि आप असेट को ऐसे दिखाएंगे कि जैसे आपने आज ही इसे क्या किया, रिवैल्यूड अमाउंट पे परचेज किया। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहता है आप एक एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन खत्म कर देंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू पीपी। तो सर यहाँ पे पीपी का अमाउंट 6 लाख से आ गया, और फिर एंट्री पास करेंगे पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस 3 लाख से। सर ये अमाउंट आपका 9 लाख आ गया, और यहाँ पे सर 3 लाख का अमाउंट आ गया। देखिए क्या लिखता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व, देयर आर टू अल्टरनेटिव। सबसे पहले डेप्रिसिएशन एलिमिनेशन अप्रोच, कहता है एक्यूम डेप्रिसिएशन आपका टू पीपी बुक वैल्यू के हिसाब से, और पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिजर्व रिवैल्यूएशन अमाउंट के हिसाब से, ठीक है जी सर। सेकंड अप्रोच कहती है सर रीस्टेटमेंट अप्रोच। रीस्टेटमेंट अप्रोच पता क्या कहती है, वो अप्रोच ये कहती है कि आप ऐसे अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे जैसे असेट को आपने आज परचेज नहीं किया, जब आपने ओरिजिनल परचेज किया था तभी परचेज किया, लेकिन सर उसकी कॉस्ट और उसका डेप्रिसिएशन सर जितना आज आपको गेन हुआ है उसी प्रोपोर्शन में सर आप क्या करेंगे, असेट को बढ़ा देंगे। सर थोड़ा टेक्निकल हो गया, आराम से बताएंगे दोस्त। एक बार इसको रेडी कर लूं पहले मैं, हाँ जी सर। 10 लाख और 4 लाख 6 लाख। देखिए रिवैल्यूड अमाउंट कितने से सर, रिवैल्यूड अमाउंट है अपना 9 लाख से। सबसे पहले क्या करेंगे सर, ये देखेंगे हमें गेन कितना हुआ सर, 3 लाख। परसेंटेज ऑफ गेन कितना है सर आपका 50%। कहता है इसका मतलब क्या है, कैरिंग अमाउंट के कंपैरिजन में आज रिवैल्यूड अमाउंट 50% ज्यादा है, तो हमें कुछ नहीं करना सर, असेट की कॉस्ट और उसके डेप्रिसिएशन को 50% से बढ़ा देना है। हम एंट्री पास करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख से, टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सर 2 लाख से, टू रिवैल्यूएशन सरप्लस आपका 3 लाख से। तो 3 लाख का रिवैल्यूएशन सरप्लस सर यहाँ पे आ गया, और सर ये आपका आ जाएगा 15 लाख सर आपका कॉस्ट आ गई, 6 लाख का सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया, सर आपका 9 लाख आ गया। क्या लिखता है, रीस्टेटमेंट अप्रोच, फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड। स्टेप 1, कैलकुलेट रिवैल्यूएशन सरप्लस बाय कंपेयरिंग बुक वैल्यू विद फेयर वैल्यू, ठीक है। 6 लाख और सर आपका 9 लाख का कंपैरिजन करेंगे, ठीक जी सर। तो सर आपका 3 लाख का रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। परसेंटेज ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस इन कंपैरिजन विद द बुक वैल्यू सर आपका 50% आ गया। सर असेट की कॉस्ट बढ़ जाएगी 50% से, डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा, और रिवैल्यूएशन रिजर्व आ गया। चले जी सर
आइए आगे बढ़ते हैं। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से सोच के आपने आंसर देना है। मैं एक काम करता हूँ, एग्जाम्पल बना के उस बात को एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए मैं पहले एग्जाम्पल बना लेता हूँ, फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। सर एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन 1 मिनट के लिए आप इग्नोर कर देंगे, ठीक है जी सर। आपने क्या करना, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन सर 1 मिनट के लिए इग्नोर करना है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सर 12 लाख से है, बिल्कुल ठीक है सर। आपका जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो आपका 2 लाख से है। पहले बताइए ये क्या इंडिकेशन दे रहा है सर? ये इंडिकेशन दे रहा है कि हमें 2 लाख का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ था, जिसे हमने क्या किया था, रिवैल्यूएशन सरप्लस में ट्रांसफर कर दिया था। हमें 2 लाख का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ था, जिसे हमने क्या किया था, रिवैल्यूएशन सरप्लस में ट्रांसफर कर दिया था, बिल्कुल ठीक है। अब मेरा अगला क्वेश्चन, इसको साइड में कर देते हैं एक बार। अगर मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिवैल्यू किया है तो क्या उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा या नहीं होगा? अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर नहीं चार्ज होगा क्योंकि हमने असेट को फेयर वैल्यू पे दिखाई दिया। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं हाँ सर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा क्योंकि हमने ऐसा पढ़ रखा है। मैं इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूंगा कि डेप्रिसिएशन चार्ज होगा या नहीं होगा। पहले ये बताइए डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं? सर क्योंकि हम असेट को यूज करते हैं और यूज करने की वजह से सर उसकी वैल्यू में गिरावट होती है, बिल्कुल ठीक है। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, देखिए सर एक कॉन्सेप्ट होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कॉन्सेप्ट होता है असेट। हालांकि सर हम इंडिया में बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन इंटरनेशनली सर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, मतलब एक्सपेंडिचर या असेट होती है। दोबारा बोलता हूं, देखिए हम इंडिया में बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक जी सर। इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे ना तो सर कॉन्सेप्ट होता है एक्सपेंडिचर या फिर असेट, मतलब या तो एक्सपेंडिचर होगा या फिर असेट होगी, ठीक जी सर। हम सर असेट को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल देते हैं और एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल देते हैं, ठीक जी सर। सर ये क्या होते हैं, देखिए सर एक्सपेंडिचर या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है सर जो आपका इमीडिएटली कंज्यूम हो जाता है, ठीक जी सर, विद इन 1 ईयर। तो हम उसे क्या करते हैं, P&L अकाउंट में चार्ज कर लेते हैं। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है, एसेट वो होती है सर जो 1 ईयर में कंज्यूम ना होकर सर लॉन्ग टर्म कंज्यूम होती है। इसलिए हम क्या करते हैं सर, उस असेट की कॉस्ट में से एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू माइनस करके सर उसे ओवर द पीरियड एमोटाइज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, ठीक जी सर। अगर मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिवैल्यू भी कर लिया ना तो भी मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। वो अलग बात है कि जिस डेट पे मैं रिवैल्यू करूंगा उस डेट के बाद सर जो अमाउंट आएगा उसे कंसीडर करके सर मैं क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, ठीक जी सर। एक बात और सर, जो हम असेट को रिवैल्यू करते हैं क्या वो रिपोर्टिंग डेट पर रिवैल्यू करेंगे या किसी भी डेट पर रिवैल्यू कर सकते हैं? मैं आपको बता दूं, हम किसी भी डेट पर रिवैल्यू कर सकते हैं और जिस भी डेट पर रिवैल्यू करेंगे सर उसे हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सर इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिटेल में बताऊं ना, देखिए क्या होता है, मैं ना सर कपड़े का बिजनेस है मेरा और खुद मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, ठीक जी सर। और सर जो मेरा कपड़े का बिजनेस है ना वो सर्दियों कपड़े बनाता हूं मैं ना। अब सर जो सर्दियों कपड़े बनाने की मशीन मेरे पास है, ठीक, उसकी सही वैल्यू कब आएगी, सितंबर में जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, या सर फरवरी मार्च में जब प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, सर सितंबर में। और अब मैं कह रहा हूँ कि 31 मार्च को सर रिवैल्यू कर लेते, सर कभी सही वैल्यू नहीं आ पाएगी, इसलिए सर मैं क्या करूँगा, सितंबर में सर उसे रिवैल्यू करूँगा। तो कंपनी सर ना किसी भी डेट को आइडेंटिफाई कर सकती है फॉर द पर्पज ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ पीपी, ठीक जी सर। अब सर मान लो मैंने सितंबर में रिवैल्यू कर दिया तो सर असेट तो सितंबर में रिवैल्यू हो चुकी है, फेयर वैल्यू पे मान लो फेयर वैल्यू सर आपका 5 लाख आ गई, ठीक जी सर। तो 31 मार्च तक सर क्या मैं इसे सेम वैल्यू पे दिखाऊंगा? नहीं सर, आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है सर। अगर मान लो आपने 31 मार्च को रिवैल्यू कर दिया, कोई बात नहीं। आप ये बताइए असेट को आप रिवैल्यू कब करते हैं सर, 3 to 5 ईयर में। तो सर आप क्या करेंगे, हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? सर मैं तो एनुअली रिवैल्यू करता हूँ, कोई बात नहीं। तभी सर आपने असेट को 1 साल यूज किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। अब मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे तो मैं एक एक करके आंसर दे रहा हूं। सबसे पहले सर, अगर असेट को आप रिवैल्यू कर दें तो भी आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, ठीक जी सर। सेकंड सर, अगर आप असेट को रिवैल्यू करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। और असेट को हम कैसे दिखाएंगे सर, बैलेंस शीट डेट पे। देखिए सर कहता है सबसे पहले सर रिवैल्यूएशन मॉडल में आप क्या करेंगे, असेट की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, किस डेट पे, जिस डेट पे सर आपने उसे रिवैल्यू किया। अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल असेट शैल बी शोन एट फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन की डेट पे, ठीक जी सर। उसमें से माइनस कर देंगे एनी सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, उस डेट के बाद का सर डेप्रिसिएशन टिल रिपोर्टिंग डेट एंड सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। अगर सर असेट में कुछ डैमेज आ गया, मार्केट फैक्टर की वजह से वैल्यू में चेंज आ गया, तो सर आप क्या करेंगे, सब्सिक्वेंट इंपेयरमेंट लॉस उसमें से माइनस कर दें, ठीक जी सर। तो आपको बता दूं, अगर हमने असेट को रिवैल्यू भी किया है तो भी हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक जी सर। असेट को कैसे दिखाएंगे सर, जिस डेट पे हमने रिवैल्यू किया उस डेट के बाद के सर आपका डेप्रिसिएशन और आपका इंपेयरमेंट लॉस उसमें से क्या करेंगे,
जिस डेट पे हमने रिवैल्यू किया उस डेट के बाद का सर आपका डेप्रिसिएशन इम्पेयरमेंट लॉस, उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक जी सर। अब मुद्दा होता है सर कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो किस पे चार्ज होगा, मैं आपको बता दूं रिवैल्यूड अमाउंट पे चार्ज होगा। तो सर यहाँ पे आपका 12 लाख पे चार्ज होगा। ठीक जी सर। अब सर इंडिया 16 ये कहता है क्योंकि आपने असेट को फेयर वैल्यू पे दिखाया तो आप क्या करेंगे, 12 लाख के ऊपर ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और उसे पीएनएल अकाउंट में चार्ज करेंगे। ठीक जी सर। सर मान के चलता हूं कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, यूजफुल लाइफ आपका 10 ईयर है, एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू नील है और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सर आपका एसएलएम है। ठीक जी सर। तो डेप्रिसिएशन सर यहाँ पे कितना आएगा सर आपका 120 आएगा। हम क्या करेंगे सर 120 से सर पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। ठीक जी सर। अब मुद्दा होता है सर रिवैल्यूएशन सरप्लस का क्या ट्रीटमेंट होगा। देखिए सर रिवैल्यूएशन सरप्लस को लेकर ना 3 बातें डिस्कस होती है। पहली बात, जिस डेट पे हमने रिवैल्यू किया सर उस डेट पे क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, डिस्कस हो चुका है। ये देखिए सर ये एंट्री पास कैसे होंगी, डिस्कस हो चुका है। ठीक जी सर। सेकंड बात, सर जिस डेट पे हम क्या करेंगे सर असेट को बेच देंगे उस डेट पे सर रिवैल्यूएशन सरप्लस का अगर बैलेंस है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, सर रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर करेंगे। सर ये बात भी डिस्कस हो चुकी है। ठीक जी सर। अब क्वेश्चन उठता है सर कि ड्यूरिंग यूजफुल लाइफ, ये जो आपका 4 साल है यहाँ पे या 10 ईयर है, क्योंकि इस एग्जाम्पल में 10 ईयर है, तो 10 ईयर सर इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। कहता है सर इसके 2 अल्टरनेटिव। पहला अल्टरनेटिव, सर आप इसे एज इट इज मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप इसे एज इट इज मेंटेन करेंगे तो पता आपको क्या करना सर, आपको अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करनी है। ठीक जी सर। सेकंड अल्टरनेटिव क्या है कि जितना आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन है, अब एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना है देखिए, अगर असेट को रिवैल्यू नहीं करते तो सर असेट का कैरिंग अमाउंट आपका 10 लाख आ जाता, बिल्कुल ठीक है। डेप्रिसिएशन सर कितना आता सर 1 लाख आता। अब डेप्रिसिएशन कितना सर 120 है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन सर आपका कितना है सर 20,000 है। तो हम लोग क्या करेंगे सर जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है 20,000 का, सर उससे क्या करेंगे सर इसे रिड्यूस करेंगे और रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे ओवर द यूजफुल लाइफ। ठीक, जो भी आप अल्टरनेटिव फॉलो करेंगे आपको क्या करना है सर डिस्क्लोज करना है। फिर से बातें रिपीट कर देता हूँ, अगर हम रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे किस पे चार्ज करेंगे, रिवैल्यूड अमाउंट पे। पूरा अमाउंट सर कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट में। ठीक जी सर। रिवैल्यूएशन सरप्लस को सर हम सेम मेंटेन कर सकते हैं या टू द एक्सटेंट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन सर ट्रांसफर कर सकते हैं रिटेन्ड अर्निंग में। जो भी सर हम लोग पॉलिसी फॉलो करेंगे उसे क्या करना पड़ेगा सर, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक जी सर। चलिए, तो यहां पे सर ये बात मैंने आपको बताई है कि डेप्रिसिएशन सर आपका रिवैल्यूड अमाउंट पे आएगा, ठीक, और उसे पीएनएल अकाउंट में चार्ज करेंगे। सर रिवैल्यूएशन सरप्लस को लेकर 2 ट्रीटमेंट है, ये मैंने आपको बता दिया। सर जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है, रिजर्व है सर, वो फ्री रिजर्व नहीं है, उससे हम डिविडेंड नहीं बांट सकते, उसे डिविडेंड के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक जी सर। सर जो भी रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस आएगा सर वो आपका नेट ऑफ टैक्स आएगा। ठीक जी सर। ये जो नेट ऑफ टैक्स का कॉन्सेप्ट है सर ये हम इंडेक्स 12 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चले आगे। हाँ जी सर आइए, देखिए असेट को इनिशियली कैसे रिकॉर्ड करेंगे सर, कॉस्ट मॉडल पे। सब्सिक्वेंटली सर आइदर कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। ठीक, जो भी सर मॉडल फॉलो करेंगे अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज कर देंगे। ठीक जी सर। सर अगर असेट को यूज करते हैं तो क्या करना पड़ेगा सर, डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। ठीक जी सर। सर डेप्रिसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है, एक तो तरीका है कि मैं आपको बस बोल दूं कि ये कॉन्सेप्ट है, एक है सर मैं आपको कॉन्सेप्ट की गहराई में लेके जाऊं। ठीक, अब कॉन्सेप्ट की गहराई में लेकर जाने के लिए सर मेरे को कुछ क्वेश्चन आपसे पूछने हैं। ठीक, आपने इन क्वेश्चनों को आंसर करना है, प्लीज आप जरूर आंसर करें। आइए मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा। अब मैं डेफिनेशन स्टार्ट कर रहा हूं और आपने सर तीनों क्वेश्चनों का आंसर देने। मैं तीनों क्वेश्चनों का आंसर एक साथ दूंगा और जब मैं सर आंसर दे रहा हूँ तभी सर क्लैरिटी आ गया आपको डेप्रिसिएशन के रिगार्ड में। देखिए, क्या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या असेट की लाइफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पर डिपेंड करती है। मतलब सर, मतलब ये है कि एक असेट है, ठीक है, उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, क्या जिस मेथड के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करती है। आंसर दीजिए आप ना प्लीज। अब यहां पे सर जो स्टूडेंट का आंसर आता है 10% कहते हैं यस और 90% कहते हैं नो, ये स्टूडेंट का आंसर होता है। ठीक जी सर। चलिए मैं अपना आंसर थोड़ा रुक के दूंगा। क्या टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी सेम होता है या अलग अलग। सर अलग अलग होता है ईयरली, तो मैंने ईयरली पूछा ही नहीं क्योंकि सर डब्ल्यूडीवी में ज्यादा डेप्रिसिएशन होता है और एसएलएम में सर आपका कम होता है। मैंने सर आपसे टोटल पूछा है, टोटल पूछा है, क्या टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी सेम होता है अलग अलग। अब सर यहाँ पे जो स्टूडेंट का आंसर आता है 10% सेम कहते हैं, 90% कहते हैं अलग अलग, क्योंकि सर हमने क्वेश्चन भी कर रखे हैं, पढ़ भी रखा है कि डब्ल्यूडीवी में कभी भी नील वैल्यू नहीं होती, एसएलएम में नील वैल्यू हो जाती है। करेंगे चर्चा। मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, मतलब सर डेप्रिसिएशन का रेट पहले कैलकुलेट होता है या अमाउंट है। सर आप रेट दो हम अमाउंट कैलकुलेट कर देंगे, आप अमाउंट बताओगे हम रेट कैलकुलेट कर देंगे। दोस्तों तो मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी ना, वैसे आप क्या पहले कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे सर जो स्टूडेंट का आंसर होता है 50-50% होता है। 50% होता है, 50% होता है 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 50% होता है
सर अब आप आंसर दीजिए, मैं आंसर दूंगा एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, एक एंटिटी है, एक कंपनी है, ठीक जी सर। उसने क्या किया, यहां पे एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को परचेज किया या कंस्ट्रक्शन किया, ठीक। उसकी कॉस्ट आई सर, मान के चलते हैं 10 लाख। अब सर वो असेट को यूज करेगी जी सर, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ मान के चलते सर आपका 5 ईयर है, ठीक जी सर। एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 ईयर। और 5 ईयर के बाद सर जो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है वो मान के चलते सर 1 लाख है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि 9 लाख के सेट यूज कर ली, ठीक जी सर। अब सर जो ये 9 लाख का अमाउंट है इसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएबल अमाउंट। क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएबल अमाउंट, ठीक जी सर। सर ये जो डेप्रिसिएबल अमाउंट है इसे कंपनी क्या करेगी सर, 5 ईयर में एलोकेट करेगी। अब कैसे एलोकेट करेगी, इंडिया 16 ये कहता है कि जैसे सर आप असेट को यूज करके बेनिफिट ड्राइव करेंगे, ठीक जी सर। अगर आपको लगता है सर कि जो बेनिफिट होंगे इससे इक्विवेलेंट होंगे तो आप इक्विवेलेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक जी सर। अगर आपको लगता है कि स्टार्टिंग में सर आप इसे ज्यादा यूज करेंगे, बाद में कम यूज करेंगे, तो आप क्या करेंगे, डब्ल्यूडीवी मेथड लगाएंगे, ठीक जी सर। आइए 3 क्वेश्चन थे। सबसे पहले क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। डेप्रिसिएशन का रेट पहले कैलकुलेट होता है या अमाउंट, मैं आपको बता दूं पहले ना सर अमाउंट कैलकुलेट होता है। सर देखिए 9 लाख का अमाउंट पहले कैलकुलेट होगा। अब इस 9 लाख को सर आपने कैसे एलोकेट करना है, सर हमने ना इक्विवेलेंट एलोकेट करना है। तो 180 का अमाउंट आ गया, डिवाइड बाई 10 लाख सर आपका 18% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया। सर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी सेम होता है, अलग अलग। सर अलग अलग होता है, क्योंकि सर देखिए जो आपका डब्ल्यूडीवी है ना उसमें असेट की वैल्यू 0 नहीं होती, लेकिन एसएलएम में असेट की वैल्यू 0 हो जाती है। मैं आपको बता दूं किसी मेथड में सर असेट की वैल्यू 0 नहीं होती, और अगर 0 होती तो सब मेथड में होती है। सर क्या बात कर रहे हैं आप, हाँ जी। जो आपने क्वेश्चन कर रखे ना कि डब्ल्यूडीवी में वैल्यू बच जाती है, एसएलएम में सर वैल्यू नहीं बचती, सर उस लेवल के हिसाब से वो क्वेश्चन ठीक थे। लेकिन मैं आपको अगर इंडिया 16 की बात करूं सर, तो इंडिया 16 के हिसाब से सर वो गलत है। क्यों सर, क्योंकि देखिए सबसे पहले सर डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट नहीं होता, बल्कि डेप्रिसिएबल अमाउंट कैलकुलेट होता है। अब सर आप एसएलएम यूज करेंगे, डब्ल्यूडीवी यूज करेंगे, सर अल्टीमेट सर जो असेट की स्क्रैप वैल्यू 1 लाख बच जाएगी यूजफुल लाइफ के बाद। इसलिए सर दोनों में सर अमाउंट बिल्कुल सेम आता है। अब आप क्वेश्चन 1 पे आएंगे, क्या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या असेट की लाइफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पर डिपेंड करती, कभी भी नहीं सर। सर देखिए मेरे पास ये आईपैड है, ठीक है सर। इस आईपैड की जो लाइफ है ये किस बेस पे डिपेंड करेगी, सर इस बेस पे डिपेंड करेगी कि मैं इसे यूज कैसे करता हूं, ना कि इस बेस पे कि सर इसके ऊपर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कौन सा लग रहा है। मैं सर यहाँ पे इस असर को यूज कर रहा हूं और मेरा अकाउंटेंट मेथड के बेस पे सर इसकी लाइफ थोड़ा डिसाइड कर लेगा। बल्कि मैं आपको बता दूं सर जो असेट की लाइफ है ना सर वो डिपेंड करेगी आप उसे यूज कैसे करते हैं, और सर जैसे आप यूज करेंगे उसी पैटर्न के हिसाब से सर आपने क्या करना, डेप्रिसिएशन चार्ज करना, दैट इज कॉल्ड सर मेथड। चले हाँ जी सर, आइए डेप्रिसिएशन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या है सर, सिस्टमैटिक एलोकेशन है। सर सिस्टमैटिक एलोकेशन का मतलब क्या है कि असेट को आप जैसे यूज करेंगे उस वे से बेनिफिट ड्राइव करेंगे, उस वे से सर आपने क्या करना सर, डेप्रिसिएबल अमाउंट को एलोकेट करना है। डेप्रिसिएशन इज ए सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट, ठीक जी सर। सर डेप्रिसिएबल अमाउंट का मतलब है असेट की कॉस्ट में से आप क्या करेंगे, एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू माइनस करते हैं, ठीक जी सर, ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट। यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट का मतलब क्या है सर, कि आप असेट को सर कितने ईयर यूज करेंगे या सर उससे कितनी यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक जी सर। सर ये कुछ रेलिवेंट पॉइंट है डेप्रिसिएशन के रिगार्ड में, आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए सर डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या है सर, सिस्टमैटिक एलोकेशन है। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोग एक्सपेंडिचर को एक्रू बेस के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं, ऑन द सेम ट्यूनिंग सर अगर मान लो मैं एक असेट को 5 ईयर यूज करूंगा और 5 ईयर के बाद सर जो 10 लाख की असेट है वो 1 लाख की रह जाएगी। इट मीन्स क्या सर, ये जो 9 लाख का अमाउंट है इसे मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्रू बेस के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक जी सर। आगे बढ़ते हैं सर, जो डेप्रिसिएशन है उसका मेथड कौन सा होगा। इंडिया 16 कहता है कि मेथड जो है ना वो डिपेंड करेगा आप असेट को यूज कैसे करते हैं। इंडिया 16 ने कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं किया। जनरली सर आपके 3 मेथड होते हैं। एक आपका सर प्रोडक्शन ऑफ यूनिट मेथड, जिसको सर हम हमेशा प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि यूसेज बेस होता है, ठीक जी सर। सर एक मेथड आपका है डब्ल्यूडीवी और एक मेथड आपका एसएलएम है। इंडिया 16 ये कहता है कि आप कोई भी मेथड अडोप्ट कर लो, आप क्या करो कोई भी मेथड अडोप्ट कर लो,
हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भी आप मेथड अडॉप्ट करें आप ये देखें कि जो डेप्रिसिएबल अमाउंट है उसे आपने सिस्टमैटिक बेस पे एलोकेट किया, मतलब असेट से सर जो आपने बेनिफिट ड्राइव किया उसके हिसाब से आपने क्या किया, डेप्रिसिएशन चार्ज किया। ठीक जी सर। सर देखिए कई जगह क्या होता है सर, आपका जो WD मेथड है वो लगता है, और वो कहां पे लगता है, जहां पर सर हम लोग क्या करते हैं असेट में ना इनिशियली सर ज्यादा बेनिफिट ड्राइव करते हैं असेट से ना। ठीक जी सर। आइए बात सुनिए ध्यान से ना। सर हमारी कंपनी के पास एक हवाई जहाज है, ठीक है जी। अब जो हवाई जहाज है ना सर, मैं सर एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है जी सर। मान लेते सर जो हवाई जहाज है वो 100 करोड़ का है, ठीक है जी। सर जो हवाई जहाज है ना उसकी जो बॉडी है सर, मान के चलते उसकी लाइफ 50 ईयर्स है, ठीक जी सर। सर जो हवाई जहाज का इंजन है उसकी लाइफ सर मान के चलते हैं आपका सर 30 ईयर्स है, और सर जो चेयर वगैरह है उसके लाइफ मान के चलते 7 ईयर, ठीक जी सर। अब सर जो हवाई जहाज है सर उसे हम कैसे डेप्रिशिएट करें, क्या 50 ईयर के हिसाब से, 30 ईयर के हिसाब से, 7 ईयर के हिसाब से? अगर हम 50 ईयर के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो सर जो इंजन और चेयर है सर उसका डेप्रिसिएशन गलत आ जाएगा, क्योंकि वो तो सर असेट पहले खत्म हो जाएंगे, डेप्रिसिएशन तभी चल रहा होगा। अगर हम 30 ईयर के हिसाब से चार्ज करते हैं सर, तो सर जो असेट की बॉडी है सर वो तो आपका गलत डेप्रिसिएशन आ जाएगा, क्योंकि उसकी तो लाइफ 50 ईयर है, ठीक जी सर। इंडिया 16 ये कहता है कि आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कंपोनेंट बेस पे, ठीक जी सर। अब कंपोनेंट सर जो है आप क्या करेंगे सर, आइडेंटिफाई करेंगे, और जब आप कंपोनेंट आइडेंटिफाई कर लेंगे तो कंपोनेंट बेस पे आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ठीक जी सर। अब स्टूडेंट की एक क्वेरी आती है कि सर एक बात बताइए, जो कंपनी है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर सर वो हवाई जहाज दिखाएगी या बॉडी ऑफ हवाई जहाज, इंजन ऑफ हवाई जहाज, चेयर्स ऑफ हवाई जहाज ऐसे दिखाएगी? मैं आपको बता दूं सर वो हवाई जहाज ही दिखाएगी, लेकिन डेप्रिसिएशन पर्पज के लिए सर वो क्या करेगी, बैक एंड वर्किंग करेगी, जिसमें सर वो असेट को सर कंपोनेंट में डिवाइड कर लेगी, ठीक जी सर। सर अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जो कंपोनेंट है उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कहता है फेयर वैल्यू के रेशियो में, बॉडी, इंजन, चेयर, इनकी जो भी फेयर वैल्यू होगी उसकी रेशियो में क्या करेंगे सर, 100 करोड़ को एलोकेट कर लेंगे, ठीक जी सर। जो भी सर असेट का कंपोनेंट होगा हम क्या करेंगे, उस कंपोनेंट की कॉस्ट तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली होगी फेयर वैल्यू के रेशियो में, सर उस कंपोनेंट की हम लोग स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेट यूजफुल लाइफ आइडेंटिफाई करेंगे और फिर सर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक जी सर। सर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लो एक असेट है, उसके सर 3 तो मेजर कंपोनेंट है, लेकिन बाकी सर पार्ट बच गया सेट का, तो सर हम उसे एक सेपरेट कंपोनेंट मान लेंगे, ठीक जी सर। आगे इंडिया 16 ये कहता है कि अगर मान लो 2 और मोर कंपोनेंट है, जैसे मान लेते सर आपका 5 कंपोनेंट है ABCD, कंपोनेंट B एंड E ऐसे कंपोनेंट है जिनकी यूजफुल लाइफ जैसे सर मान लो 10 ईयर है, 10 ईयर है, और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जैसे सर मान लो SLM है, वो अगर सिमिलर है तो हम लोग क्या करेंगे सर, उसे एक कंपोनेंट मान लेंगे, मतलब उसे ग्रुप कर देंगे, ठीक, ग्रुपिंग कर देंगे, ठीक। चले आगे, हाँ जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। सर देखिए क्या होता है, मैंने एक असेट परचेज की 1 लाख की, ठीक जी सर। एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू सर मान लेते हैं नील थी, ठीक जी सर। सर इनिशियली मैंने क्या किया सर, SLM के बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, पहले साल 10,000 डेप्रिसिएशन आया, फिर 10,000 डेप्रिसिएशन आया, ठीक जी सर। अब बैलेंस सर 80,000 बच गया 2 साल के बाद। अब सर 3rd ईयर से जो असेट है ना सर, मैं उसे ना ज़्यादा यूज करूंगा इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर्स, तो सर मैं क्या करूंगा, SLM से WDV मेथड में शिफ्ट कर जाऊंगा, या सर वाइस वर्सा। मैं पहले क्या कर रहा था सर, डेप्रिसिएशन सर WDV के साथ चार्ज कर रहा था, मान लो पहले साल से 20,000, फिर सर 16,000। अब सर मैं असेट को कैसे यूज करूंगा सर, इक्विवेलेंट यूज करूंगा, तो मैं क्या करूंगा सर, WDV से सर आपका SLM मेथड में शिफ्ट कर रहा हूं। कहता है अगर आप मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करते हैं तो सर इसे हम चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट मानेंगे, और इसका इंपैक्ट आप प्रोस्पेक्टिव बेस पे लेंगे। प्रोस्पेक्टिव बेस का मतलब क्या है कि जो अमाउंट आपका ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका सर उसको कंसिडर करके सर आगे नया मेथड लगाएंगे, ठीक। चले जी सर, आइए ये पॉइंट अपना डिस्कस हो गया, ये पॉइंट अपना डिस्कस हो गया, ठीक जी सर। अच्छा एक बात बताइए, जो डेप्रिसिएशन है सर वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, सर हम बताते हैं। मैंने कहा बताओ सर, एक तो असेट की कॉस्ट या फिर रिवैल्यूड अमाउंट, अगर हम आपका रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। सेकंड सर आपका एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, बिल्कुल ठीक है। थर्ड सर आपका यूजफुल लाइफ। क्या इसके अलावा कोई और फैक्टर है? हाँ जी सर। मैंने कहा बताओ सर, मेथड। दोस्त देखिए मेथड नहीं है, मेथड तो सिस्टमेटिक बेस पे हम क्या करते हैं सर, एलोकेट करते हैं असेट के डेप्रिसिएबल अमाउंट को। सर मेथड तो पैटर्न डिसाइड करता है, और अगर पैटर्न में चेंज होगा तो मेथड में चेंज आ जाएगा, ठीक जी सर। ये 3 ही फैक्टर हैं।
अच्छा, हाँ जी। एक कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट, सेकंड सर एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, थर्ड सर आपका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ठीक जी सर। इंडिया 16 ये कहता है कि हर एंटिटी क्या करेगी, रिपोर्टिंग डेट पे, बैलेंस शीट डेट पे सर रिव्यू करेगी इन तीनों फैक्टर को। अगर तीनों में से एक भी फैक्टर में चेंज आता है तो सर उसका इंपैक्ट एंटिटी क्या करेगी, प्रोस्पेक्टिव बेस पे लेगी और सर इसे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट मानेगी। ठीक, चले जी सर, चलिए। सर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ कंपनी कॉस्ट मॉडल फॉलो करती है, रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करती है। सर हमने ये डिस्कस कर लिया। ठीक जी सर। सर जिस दिन असेट रेडी टू यूज हो जाती है ना सर, उस दिन हम लोग क्या करते हैं सर, डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं और उस डेट के बाद के खर्चे हम कभी कैपिटलाइज नहीं करते। ठीक जी सर। सर मेरे पास ना प्लांट एंड मशीनरी है और एक लैंड एंड बिल्डिंग है, तो क्या मैं इनके ऊपर सर, या एक फर्नीचर एंड फिटिंग है, क्या मैं इन सब असेट के ऊपर सेम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन लगाऊंगा या अलग मेथड लगा सकता हूं? सर इंडिया 16 ये कहता है कि आप ना असेट की नेचर और यूज क्या करेंगे सर, आइडेंटिफाई करेंगे। अगर असेट की नेचर या यूज में से एक भी अलग है तो आप अलग मेथड लगा सकते हैं। ठीक जी सर। अब सर जैसे मान लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी दो हैं अपने पास, 1 और 2। सर यहाँ तो नेचर ऑफ असेट अलग होगी, अलग मेथड लग सकता है। ठीक सर, यहाँ पे नेचर सेम है लेकिन सर यूज अगर अलग है तो आप क्या करेंगे सर, अलग मेथड ऑफ डेफिनेशन लगा सकते हैं। ठीक जी सर। सर क्या ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर असेट की अलग है तो हम लोग अलग मेथड लगा सकते हैं? देखिए प्राइमा फेसी नो, लेकिन अगर सर असेट की नेचर और यूज सिमिलर है, सिर्फ ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग है, तो प्राइमा फेसी नो। लेकिन अगर सर असेट की नेचर और यूज क्या है, सिमिलर है, और लोकेशन ऑफ असेट चेंज होने से सर उसकी लाइफ में चेंज आता, तो आप अलग मेथड लगा सकते हैं। सर एक बात बताओ, मैंने कहा हाँ जी सर लोकेशन अलग है, आइदर नेचर और यूज अलग है, फिर तो बात ही खत्म होगी सर। अगर नेचर और यूज में से एक भी अलग है सर, आप अलग मेथड ऑफ डेफिनेशन लगा सकते हैं। ठीक जी सर। सर डेफिनेशन लगना कब बंद होगा? सर इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा रिटायर्ड असेट का, ठीक है, फिर उसके बाद सर मैं इस कॉन्सेप्ट को लौट के आऊंगा। ठीक, देखिए सर रिटायर्ड असेट वो असेट होती है जिसका एक्टिव यूज बंद हो जाता है। ठीक जी सर। मैंने अपने स्टाफ को बोला एसी क्यों बंद कर रखा है? सर सर्दियां आ गई, अब एसी थोड़ा चलेगा। मैंने कहा हाँ जी, असेट रिटायर्ड होगी एक्टिव यूज से। अरे ये बताइए हीटर क्यों नहीं चला रखा? सर गर्मी आ गई, हीटर थोड़ा चलेगा। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब सर क्या है, असेट का एक्टिव यूज बंद हो गया। कहता अगर असेट का एक्टिव यूज बंद हो गया तो सर हम उसे रिटायर्ड असेट बोलेंगे। रिटायर्ड असेट को सर हम कैसे दिखाएंगे? सर हम उसे दिखाएंगे जो भी कैरिंग अमाउंट है, जैसे सर मान लो कैरिंग अमाउंट आपका 1 लाख आ गया और नेट सेलिंग प्राइस विच एवर इज लोअर। सर नेट सेलिंग प्राइस आपका मान लेते हैं 90,000 है, तो हम क्या करेंगे सर 90,000 पे दिखाएंगे, 10,000 सर आपका पिनल अकाउंट में चार्ज हो जाएगा। ठीक जी सर। सर मान लेते हैं सर जो नेट सेलिंग प्राइस है आपका वो 110 है, तो फिर उस केस में सर हम असेट को कंटिन्यू 1 लाख पे दिखाएंगे। सर कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि असेट पहले 1 लाख पे थी, अभी 1 लाख पे है, तो सर हम यहाँ पे कोई भी डिफरेंस ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक जी सर। सर रिटायर्ड असेट अगर है तो सर उसके ऊपर क्या डेप्रिसिएशन लगना बंद हो जाएगा? बात सुनिए ध्यान से। सर रिटायर्ड एसेट के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन लगना बंद नहीं होता। दो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन 1, सर देखिए अगर असेट जो है वो फुली डेप्रिसिएट पहले ही हो चुकी है, फिर डेप्रिसिएशन तो सर नील आ जाएगा। ठीक, मैं ये बोलूंगा तब भी डेप्रिसिएशन लगेगा लेकिन नील अमाउंट के बेस पे। ठीक जी सर। सेकंड, सर जो रिटायर्ड असेट है उस पर हम प्रोडक्शन ऑफ यूनिट मेथड लगाते हैं। अब नील प्रोडक्शन नील डेप्रिसिएशन। ठीक जी सर। तो सर इस कॉन्सेप्ट को बल्कि ऐसे बोला जाएगा कि अगर असेट रिटायर्ड है तो उसके ऊपर सर डेप्रिसिएशन कंटिन्यू रहेगा, नील डेप्रिसिएशन आ जाएगा दो केस में। एक, सर जो असेट है फुली डेप्रिसिएट हो चुकी है। सेकंड, सर असेट के ऊपर प्रोडक्शन ऑफ यूनिट मेथड लग रहा है। ठीक जी सर। चलिए अब बात करते हैं सर, क्या असेट के ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगाना बंद कर सकते हैं? क्या असेट के ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगाना बंद कर सकते हैं? यस। कब? सर दो केस में। एक, सर असेट की जो एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू वो कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा है। सर कैरिंग अमाउंट हम मान लेते हैं 10,000 से, एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू सर 15,000 से, सर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। ठीक जी सर। सेकंड कहता सर जो असेट है उसे आपने क्लासिफाई कर दिया एज हेल्ड फॉर सेल। अब मेरी वर्डिंग सुनना, ये एसी क्यों बंद कर रखा है? सर आपने तो बोला था इसे बेच दो। अगर सर नॉन करंट असेट है और वो इंडेस 105 की कंडीशन क्वालिफाई करती है और क्लासिफाई हो जाती है एज पर सर आपका हेल्ड फॉर सेल, तो सर उसके ऊपर इंडेस 105 लग जाता है और इंडेस 105 लगने के बाद सर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। अब कई स्टूडेंट को सर यहाँ पे क्या कंफ्यूजन होती है, उन्हें लगता है कि रिटायर्ड असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगना बंद हो जाएगा। मैं आपको बता दूं रिटायर्ड असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगना बंद नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी असेट जो है सर आपने हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दी तो सर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगना बंद हो जाएगा। तो बताइए डेप्रिसिएशन लगना किस असेट पे बंद होगा? सर एक, असेट को सर आपने क्या क्या क्लासिफाई कर दिया एज हेल्ड फॉर सेल एज पर इंडेस 105। सेकंड सर
एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू सर जो है वो आपका ज्यादा इन कंपैरिजन टू कैरिंग अमाउंट। लेकिन सर हम दोनों ही केस को क्या करेंगे सर, ईयर एंड पे रिव्यू करेंगे, अगर कोई भी चेंज आता सर तो फिर डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक जी सर। सर यहाँ पे मैंने ये लिखवा रखा है कि अगर असेट का एक्टिव यूज बंद हो गया, रिटायर्ड असेट हो गया, डेप्रिसिएशन सर कंटिन्यू रहेगा एक्सेप्ट 2 केसेस जहां पे नील डेप्रिसिएशन आएगा। सर एक, सर असेट फुली डेप्रिसिएट हो चुकी है, प्रोडक्शन ऑफ यूनिट मेथड लग रहा है। ठीक जी सर। सर देखिए, असेट पे डेप्रिसिएशन के लिए सर उसकी फाइनाइट लाइफ होना जरूरी है, इसलिए सर लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। अगर हम लैंड एंड बिल्डिंग को इकट्ठा परचेज करते हैं सर, हमें क्या करना पड़ेगा सर, उसे एलोकेट करना पड़ेगा। ठीक जी सर। सर अगर लैंड की लाइफ सर अपने लिए क्या है, लिमिटेड लाइफ है, तो सर उस केस में फिर क्या होगा, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। ठीक जी सर। सर डेप्रिसिएशन का अमाउंट जनरली कहाँ जाता है, पीएनएल अकाउंट में जाता है। लेकिन अगर मान लो सर आपने असेट को किसी दूसरे असेट के लिए यूज किया है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, तो सर उस असेट का डेप्रिसिएशन फिर कैपिटलाइज हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे सर, जैसे मान लो ट्रैक्टर को हमने बिल्डिंग के लिए यूज किया। ठीक जी सर। अब सर जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन अभी वो चल रहा है, तो टिल द डेट व्हेन बिल्डिंग इज रेडी टू यूज सर, ट्रैक्टर के ऊपर डेप्रिसिएशन सर आपका कैपिटलाइज हो जाएगा बिल्डिंग की कॉस्ट में। अदरवाइज सर जो असेट का डेप्रिसिएशन होता है वो कहाँ जाता है सर, पीएनएल अकाउंट में चार्ज होता है। ठीक, चलिए जी सर। सर अगर मान लो हम असेट को सर बेचते हैं, तो सर जो भी कैरिंग अमाउंट और सेल वैल्यू का डिफरेंस है वो पीएनएल अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे सर दो बातें समझने वाली है। एक, सर जो असेट है वो 10 लाख की बिकी है, बहुत बढ़िया। कैरिंग अमाउंट कितना था सर, 8 लाख है, तो 2 लाख का प्रॉफिट आ गया। बिल्कुल ठीक है सर, इसे आप क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। ठीक जी सर। अच्छा, अब मेरी यहाँ पे क्वेरी है, क्या सर इस 10 लाख को कैसे दिखाएंगे सर, ये तो बैंक में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, इस 2 लाख को कहाँ दिखाएंगे सर, पीएनएल अकाउंट में एज ए अदर इनकम जाएगा। इट्स नॉट ए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सर वो होता है जो आपकी कोर एक्टिविटी से आया। ठीक जी सर। तो सर एक तो बात ये समझने वाली है कि जो भी आपका पीएनएल में प्रॉफिट हुआ है, ठीक, उसे सर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिखाएंगे। ठीक। सेकंड, सर अगर हम असेट को बेच के वापस लीज पे ले लेते हैं, तो सर फिर आपका इंडिया 16 लगेगा, फिर आपका इंडिया 116 लगेगा। इस कॉन्सेप्ट को मैं 116 में डिस्कस करूंगा। ठीक जी सर। सर कैरिंग अमाउंट ऑफ आइटम ऑफ पीपी को हम रिकॉग्नाइज कर देंगे जब उसे हमने डिस्पोज कर दिया, या सर उससे बेनिफिट मिलने बंद हो गए। ठीक जी सर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, बात सुनिए ध्यान से। कंपनी ने कुछ ईयर पहले एक बिल्डिंग परचेज की थी, और उस बिल्डिंग के दो कंपोनेंट थे, एक आपका बिल्डिंग और एक सर मान लेते गेट। गेट को एज ए अलग कंपोनेंट आइडेंटिफाई किया गया था। अब कंपनी ने क्या किया सर, इस गेट को रिप्लेस कर दिया। अगर कंपनी इस गेट को रिप्लेस करती तो सर ये कहलाता कॉन्सेप्ट रिप्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट। ठीक, या असेट कहता है जो आपका न्यू असेट है, न्यू कंपोनेंट है, आप उसे क्या करेंगे सर, उसे आप कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक जी सर। और जो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट उसे आप क्या करेंगे, डीकैपिटलाइज कर देंगे। ठीक जी सर। यहाँ पे सर एक कॉन्सेप्ट अराइज हुआ कि मान लो जब इस बिल्डिंग को परचेज किया गया था, तब उस टाइम पे सर जो गेट था ना, उसे सेपरेट कंपोनेंट नहीं माना गया था। तो क्या करें, कहता है फिर आप क्या करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव जाएंगे, जिस डेट पे सर ये बिल्डिंग परचेज की थी वहां पे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो कंपोनेंट है इसकी कॉस्ट क्या थी। ठीक, और आज तक सर इस पे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, तो उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, इस कंपोनेंट का कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और इसे डीकैपिटलाइज कर देंगे और न्यू कंपोनेंट को कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक जी सर। सर मान लो सर ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं, क्योंकि उस टाइम पे ना इसका बाइफरकेशन पॉसिबल नहीं था, तो यहाँ पे इंडिया 16 ये नहीं कहता कि आपको फिर इसे डीकैपिटलाइज नहीं करना। इंडिया 16 कहता है उस केस में आप क्या करेंगे, आप ये बताइए कि अगर यही गेट आज आप लगाते तो कितनी कॉस्ट आती। हमने कहा जी 1 लाख। बिल्डिंग कब परचेज की थी, हमने कहा जी 5 साल पहले। डिस्काउंट फैक्टर क्या है, हमने कहा जी 10%। कहता आप एक काम करेंगे, 10% डिस्काउंट फैक्टर के हिसाब से इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 5 ईयर पहले। 5 ईयर पहले क्या करेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी सर। 1 लाख डिवाइड बाई 1.1 इक्वल टू 1 2 3 4 5। सर कॉस्ट आ गई 62092। ठीक जी सर। ये कॉस्ट आ गई कब, 5 ईयर पहले। तो आप क्या करेंगे, 5 ईयर का इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके सर आज करंट कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, उसे डीकैपिटलाइज कर देंगे और न्यू कॉस्ट सर जो अपने न्यू कंपोनेंट पे लगाए सर क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक जी सर। चलिए ये कॉन्सेप्ट हो गया। सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सब्सिक्वेंट कॉस्ट इनकर्ड ऑन पीपी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सर ये एक असेट है, इस डेट पे सर क्या होता है, असेट रेडी टू यूज हो जाती है। इस डेट पे क्या होता है, असेट जो है रेडी टू यूज हो जाती है। ठीक जी सर। सर अब आप इसे यूज कर रहे हैं जी सर, इसके ऊपर एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर रहे हैं जी सर, इसे हम बोलेंगे सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखिए
इंडिया 16 ये कहता है कि जब असेट रेडी टू यूज हो जाती है तो वहां तक के खर्चे आप क्या करें, कैपिटलाइज करें। ठीक जी सर, ये बात अपनी डिस्कस हो चुकी थी। अब सब्सिक्वेंट अगर एक्सपेंडिचर आपने इनकर्ड किया तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, कहता है सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है उसकी नेचर क्या है। सर वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, रूटीन के खर्चे हैं, ठीक, डे टू डे के एक्सपेंडिचर है, तो सर उसे आप क्या करेंगे, P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे डे टू डे की कॉस्ट है सर, उसे आप क्या करें, P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। ठीक जी सर। सर हमने क्या किया, सर न्यू पार्ट लगाया, पुराने पार्ट को रिप्लेस कर दिया है। कहता अगर न्यू पार्ट लगाया है, ठीक जी सर, तो उस केस में सर ये देखिए कि जो न्यू पार्ट है क्या वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन क्वालिफाई कर रहा है। यस, तो आप उसे क्या करेंगे सर, आप उसे कैपिटलाइज कर देंगे और पुराने पार्ट को सर आप क्या करेंगे, डिकैपिटलाइज कर देंगे। सर देखिए एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपने क्या किया, एक कंपोनेंट लगाया और उसकी वजह से एक्सपेक्टेड बेनिफिट इंक्रीज हो गया, तो सर उस केस में आप क्या करेंगे, उसे सर कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक, चलिए हाँ जी सर। सर एक कॉन्सेप्ट आता है आपका मेजर इंस्पेक्शन एंड और ओवरहोल। सर ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली क्या है कि जो असेट है ना उसे आप ओवरऑल सर क्या कर रहे हैं, ओवरहोल कर रहे हैं। ठीक जी सर, तो उस केस में हम क्या करेंगे सर, जो भी ओवरऑल का एक्सपेंडिचर सर उसे कैपिटलाइज कर देंगे और अगर पुराना कोई भी अमाउंट बचा ओवरऑल का जो कि अभी कैरिंग अमाउंट सर उसे हम क्या करेंगे, डिकैपिटलाइज कर देंगे। ठीक जी सर। सर देखिए असेट की यूजफुल लाइफ के बाद सर क्या होता है, सर जनरली असेट बिकती है। ठीक जी सर, लेकिन सर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है हमें असेट को डिस्पोज करना पड़े, रिमूव करना पड़े या रिस्टोर करना पड़े। तो सर उस केस में हम क्या करते हैं सर, जो भी सर असेट की एक्सपेक्टेड डिस्पोजल कॉस्ट है, रिमूवल कॉस्ट है, आपका डिसमेंटल कॉस्ट है, ठीक है, रेस्टोरेशन कॉस्ट है, तो सर हम उसे क्या करते हैं सर, उसे हम कैपिटलाइज करते हैं प्रेजेंट वैल्यू। ठीक जी सर। अब वो जो अमाउंट होता है सर वो एक एक्सपेक्टेड अमाउंट होता है, क्या उसमें चेंज आ सकता है सर, उसमें बिल्कुल चेंज आ सकता है। कहता है अगर सर आपका प्रोविजन ऑफ डीकमीशनिंग लायबिलिटी में चेंज आता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। कहता है एक तो इंपैक्ट सर आप उसका क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर ड्रोल के अकाउंट में लेके जाएंगे। इट मीन स्टेटमेंट्स ये है कि जैसे देखिए ये अपनी बैलेंस शीट है। ठीक जी सर। सर इनिशियली सर हमने क्या किया होगा सर, प्रोविजन रिकॉर्ड किया होगा। ठीक जी सर, और उसे सर क्या कर दिया होगा, कैपिटलाइज कर दिया होगा पीपी की कॉस्ट में। ठीक जी सर। सर अब जो हमने प्रोविजन रिकॉर्ड किया होगा सर वो कैसे रिकॉर्ड किया होगा सर, यूजफुल लाइफ के बाद जो भी सर एक्सपेक्टेड डिस्पोजल कॉस्ट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक जी सर, और उसे हम क्या करेंगे हर ईयर के एंड में सर इंटरेस्ट कॉस्ट से बढ़ा देंगे। ठीक जी सर, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस टू प्रोविजन फॉर ड्रोल अकाउंट। ठीक जी सर, मान के चलते सर वो अमाउंट अपना 10,000 था, अब सर कुछ ईयर के बाद सर 10,000 का अमाउंट आ गया। सर दोबारा बताना, देखिए सर यहाँ पे पहले प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मान लो सर वो अमाउंट आपका 7,000 था, तो हर साल क्या करेंगे सर, अनवाइंडिंग करेंगे इंटरेस्ट कॉस्ट से, और अब वो 10,000 हो गया। ठीक जी सर। अब सर इस डेट पे वो 10,000 हो गया। अब सर यहाँ पे हमने देखा कि जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड डिस्पोजल कॉस्ट है ना, अगर हम आज प्रेजेंट वैल्यू निकालें तो उसका अमाउंट अलग आ रहा है। हमने इनिशियली सर एक्सपेक्टेड डिस्पोजल कॉस्ट और 50,000 मान के चले थे हम लोग, सर अब वो अमाउंट बढ़ गया है, कम हो गया। ठीक, तो सर उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट की तो सर वो अमाउंट इससे अलग आ रहा है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। कहता है अगर प्रोविजन फॉर ड्रोल के अमाउंट में चेंज होता तो एक इंपैक्ट तो सर आप क्या करेंगे, इसी लेजर में लेंगे। ठीक है जी। दूसरा इंपैक्ट कहां पे लेंगे, कहते हैं दूसरा इंपैक्ट आप क्या करेंगे सर, पीपी के अंदर लेंगे अगर आप कोस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं। ठीक जी सर। सर अगर हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या सर, हम फेयर वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, और फेयर वैल्यू में सर सारे फैक्टर कंसीडर हो जाते हैं, तो उस केस में कहता है कि अगर आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करें तो आप क्या करेंगे सर, आप सर जो भी इंपैक्ट है रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर लेंगे। सर हम रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे थे लेकिन रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस ही नहीं, फिर आप क्या करेंगे सर, P&L अकाउंट में उसका इंपैक्ट लेंगे। ठीक जी सर। आइए मैं दोबारा से आपको रिवाइज करा देता हूं, अगर प्रोविजन के अमाउंट में कोई भी चेंज होता है तो एक इंपैक्ट सर प्रोविजन के अमाउंट में लेंगे, दूसरा इंपैक्ट सर अगर असेट के ऊपर कोस्ट मॉडल है तो पीपी के अंदर लेंगे, अगर सर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर लेंगे, और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है लेकिन रिवैल्यूएशन लॉस की वजह से सर आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं है क्योंकि अमाउंट आपने P&L अकाउंट में चार्ज कर लिया था, सर फिर हम क्या करेंगे सर, इस चेंज को भी P&L अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। ठीक जी सर। सर अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अगेंस्ट सर गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है तो सर इसका ट्रीटमेंट इंडिया 20 के अकॉर्डिंग होता है, और इंडिया 20 ये कहता है कि अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए तो सर आपके पास दो अल्टरनेटिव है, एक असेट को कोस्ट पे दिखाओ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अगेंस्ट सर जो ग्रांट मिली सर उसे एज ए डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड कर लो, डेप्रिसिएशन के रेशो में एमोटाइज कर दो। ठीक जी सर। सेकंड आप क्या कर सकते हैं सर, जो भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट है उसमें सर क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट का अमाउंट माइनस कर सकते हैं, तो जो नेट अमाउंट आएगा सर उसके ऊपर आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक जी सर। देखिए सर कभी कभी क्या होता है जो असेट है उसमें डैमेज हो जाती है, ठीक है, असेट, और उसके अगेंस्ट सर इंश्योरेंस करा रखा होता है, तो सर इंश्योरेंस का अमाउंट हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब सर क्या होगा सर, अपने पास ना सर अमाउंट जो है वो रिसेबल हो जाएगा, मतलब अपने पास सर सर्टेनिटी आ जाएगी कि ये पैसा मिल जाएगा। ठीक, चले हाँ जी सर। देखिए सर कोई भी ऐसी आइटम जिसे सर हम हेल्ड फॉर सेल रखते हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस उसे हम इन्वेंटरी बोलते हैं। ठीक जी सर। और सर कोई भी ऐसी आइटम सर जिसे हम बिजनेस में यूज करने के लिए हेल्ड करते हैं, ठीक, उसे हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हैं।
अब सर क्या होता है, कुछ स्टोर आइटम होती है, तो जो स्टोर आइटम होती है सर, वो इन्वेंट्री कंसिडर करें या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कंसिडर करें? सर इंडिया 16 ये कहता है कि आप उसके ऊपर क्या करेंगे सर, आप उसके ऊपर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन लगा के देखेंगे। अगर वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन क्वालिफाई करता है तो आप उसे क्या करेंगे, एज ए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिखाएंगे। अदरवाइज सर क्या करेंगे सर, इन्वेंट्री मान के चलेंगे। सिंपल सी बात क्या है कि स्टोर आइटम के ऊपर, स्टैंड बाई इक्विपमेंट के ऊपर सर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन लगा के देखेंगे। अगर डेफिनेशन क्वालिफाई होती है तो सर पीपी रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज सर क्या करेंगे सर, उसे एज ए इन्वेंट्री कंसिडर करेंगे। ठीक जी सर। डिस्क्लोजर का मतलब होता है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम चीजों को कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले कहता सर कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो डिस्क्लोज करेगी हर क्लास ऑफ असेट के लिए आपका मेजरमेंट बेस क्या है, क्लास ऑफ असेट के लिए आपका मेजरमेंट बेस क्या। ठीक जी सर। सर जिसके बेस पे सर आप ग्रोस कैरिंग अमाउंट डिटरमाइन करते हैं। ठीक जी सर। डेप्रीसिएशन का मेथड आप कौन सा यूज करते हैं सर, या तो आपको बताना पड़ेगा यूजफुल लाइफ क्या या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में सर आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और सर जो भी आप पॉलिसी फॉलो करते हैं सर उसे भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक जी सर। सर आपको एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी कि जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस है वहां से लेके क्लोजिंग बैलेंस तक आप कैसे पहुंचे। ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिलीशन, डेप्रिसिएशन, इंपेयरमेंट, रिवैल्यूएशन, सर वो सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ठीक जी सर। अगर हम रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हैं तो उस केस में सर आपको बताना पड़ेगा इफेक्टिव रिवैल्यूएशन डेट कौन सी है। ठीक है जी सर। क्या जो आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का वैल्यूएशन कराया उसमें इंडिपेंडेंट वैल्यूअर इन्वॉल्व था या नहीं था, उसकी क्वालिफिकेशन बताने की नीड नहीं है। क्योंकि सर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, क्वालिफिकेशन भी दे देता है क्वेश्चन एमसीक्यू में। सर क्वालिफिकेशन नहीं बतानी, हमें सिर्फ ये बताना है कि क्या इंडिपेंडेंट जो आपका वैल्यूअर था वो इन्वॉल्व था या नहीं था। ठीक जी सर। सर देखिए हम रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हैं। ठीक जी सर। कहता है अगर हम रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो नहीं करते तो कैरिंग अमाउंट क्या होता, अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो करते। ठीक जी सर। सर जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है सर उसमें जो चेंज आया, और साथ में आपको बताना पड़ेगा कि जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, हम उसे एज ए डिविडेंड नहीं बांट सकते, मतलब शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ठीक जी सर। सर ये जो इंडेस है ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर सर क्या है, अप्लाई है। लेकिन कुछ ऐसी सेट है सर जो इसके स्कोप से बाहर है। जैसे सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है सर आपने क्लासिफाई कर दी एज हेल्ड फॉर से, इंडेस 105 लग जाएगा। ठीक जी सर। सर बायोलॉजिकल असेट, सर बायोलॉजिकल असेट के ऊपर आपका इंडेस 41 लग जाता। ठीक जी सर। जो कि आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड है। ये सर आपने क्यों कट कर दिया, इसको मैंने अभी होल्ड रखा। ठीक जी सर। एक पॉइंट और हमने होल्ड रख रखा था, मैं पहले एक बार उसको डिस्कस कर लूं। जी सर। देखिए सर जिस दिन असेट रेडी टू यूज होती है वहां तक के हम लोग खर्चे क्या करते हैं सर, कैपिटलाइज करते हैं, उसके बाद के खर्चे कैपिटलाइज नहीं करते। लेकिन अगर सर बाद में हम एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं और उस एक्सपेंडिचर की वजह से सर असेट में बेनिफिट इंक्रीज हो जाते हैं असेट से ना, तो सर फिर हम उसे कैपिटलाइज कर देते हैं। मींस सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन क्वालिफाई करता है तो सर हम लोग क्या करते हैं, फिर उसे कैपिटलाइज कर देते हैं। ठीक जी सर। ये देखिए सर यहाँ पे पॉइंट पेंडिंग था, एनी कॉस्ट इनकर्ड ऑन पीपी आफ्टर इट इज रेडी टू यूज शुड बी नॉट बी कैपिटलाइज अनलेस दीज कॉस्ट इंक्रीज द इकोनॉमिक बेनिफिट द असेट ब्रिंग। ठीक, ये कॉन्सेप्ट सर अपना डिस्कस हो चुका है, इसलिए मैंने पेंडिंग पॉइंट को भी करा दिया। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर इंडिया 16 अप्लाई होगा, लेकिन सर 4 असेट ऐसी जिसके ऊपर सर इंडिया 16 अप्लाई नहीं है। पहली सर हमने नॉन करंट असेट को क्लासिफाई कर दिया एज ए हेल्ड फॉर सेल, इंडिया 105 लग जाएगा। सर बायोलॉजिकल असेट रिलेटेड टू आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ठीक जी सर। सर रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड इवोल्यूशन असेट सर आपका इंडिया 106 में कवर हो जाएंगे। ठीक सर। मिनरल राइट एंड मिनरल रिजर्व सच एज ऑयल, आपका नेचुरल गैस एंड सिमिलर नॉन रीजनरेटिव रिसोर्स के ऊपर सर आपका ये इंडिया सप्लाई नहीं होगा। ठीक जी सर। बात सुनिए ध्यान से। सर मैं ना एग्रीकल्चर एक्टिविटी करता हूं तो मेरे पास बायोलॉजिकल असेट है। जी सर। तो जो बायोलॉजिकल असेट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी है सर उसके ऊपर आपका इंडिया 16 अप्लाई नहीं होगा। लेकिन सर क्या होता है कि मैंने लैंड परचेज की एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने के लिए, अब सर जो लैंड है वो क्या बन जाएगी मेरे लिए सर, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन जाएगी। इट मींस क्या है कि अगर कोई भी ऐसी असेट्स है जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन क्वालिफाई करती है और उसे आप यूज करते हैं इन असेट के लिए तो भी सर क्या हो जाएगा, इंडिया 16 में वो असेट कवर हो जाएंगे। ठीक जी सर। आइए अब डिस्कस करते हैं सर बायोलॉजिकल असेट। जितनी भी बायोलॉजिकल असेट है सारी की सारी आपकी इंडिया 41 में कवर होंगी। इसका एक एक्सेप्शन है, जो बीरेड प्लांट है सर वो आपका इंडिया 16 में कवर है। सर क्या बीरेड प्लांट आपका बायोलॉजिकल असेट नहीं, मैं आपको बता दूं बीरेड प्लांट भी बायोलॉजिकल असेट है, लेकिन सर बायोलॉजिकल असेट होते हुए भी उसे किस में कवर किया गया है सर, आपका इंडिया 16 में। बात समझना, दो कंपनी है, एक कंपनी है सर मान लेते हैं ए लिमिटेड और एक कंपनी सर बी लिमिटेड। ठीक जी सर। सर ए लिमिटेड कंपनी ने क्या किया, फैक्ट्री लगाई।
ठीक जी सर। अब सर जो ए लिमिटेड है वो इस फैक्ट्री को किस पर्पज के लिए यूज करेगी सर? अपनी कोर इनकम को जनरेट करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। ऑन द सेम ट्यूनिंग सर, अगर मान लेते हैं बी लिमिटेड जो कंपनी है, इसने क्या किया सर? सर ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी करती है और इसने क्या किया? मैंगो ट्री उगाए। पर्पज क्या है सर? पर्पज ये है कि हर साल जो भी मैंगो आएंगे सर उसको बेचेगी। तो सर यहाँ पे जो बी लिमिटेड है, इसकी कोर रिवेन्यू का जो सोर्स है सर वो क्या है सर? ये मैंगो ट्री है। इसलिए सर जो बीरर प्लांट है उसे किस में कवर कर लिया गया? इंडेज 16 में कवर कर लिया गया। ठीक जी सर। देखिए, बायोलॉजिकल एसेट का मतलब है जीव जंतु पेड़ पौधे, लिविंग एनिमल एंड लिविंग प्लांट। ठीक, अगर लिविंग प्लांट एज ए बीरर प्लांट है तो सर उसके ऊपर 16 ही अप्लाई होगा। क्या लिखता है? बायोलॉजिकल एसेट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी सर यहाँ पे 16 के स्कोप से बाहर है। लेकिन अगर आपका अदर देन बीरर प्लांट है तो सर 41 में कवर होगा। मतलब बीरर प्लांट सर किस में कवर होगा? आपका 16 में कवर होगा। ठीक जी सर। सर बीरर प्लांट वो प्लांट है जो 3 कंडीशन पूरी करता है। ठीक, पहली कंडीशन सर आप इसे यूज करेंगे इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की सप्लाई के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए सर आप इसे यूज करेंगे। ठीक जी सर। यहाँ पे सर जो मैंगो ट्री, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सर? सर मैंगो आएंगे और उनको हम सेल करेंगे। ठीक जी सर। सेकंड सर, जो एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर जो एक्सपेक्टेड टू बियर है आपका मोर देन 12 मंथ। ठीक जी सर। और सर रिमोटली लाइवलीहुड है कि आप इसे सेल करेंगे एक्सेप्ट सर इंसिडेंटल स्क्रैप सेल। ठीक, देखिए सर 3 असेट ऐसी हैं जिनको हम लोग सर कभी भी बियर प्लांट नहीं मान के चलेंगे। आइए इन तीनों असेट के बारे में सर मैं एक काम करता हूँ सर, एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जो अपनी एनुअल क्रॉप होती है सर, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है सर? हम लोग तो एनुअल क्रॉप को सर क्या करेंगे सर? हार्वेस्ट कर लेंगे। एनुअल क्रॉप को सर अनदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए सर यूज इन कर पाएंगे, इसलिए सर वो आपका बियर प्लांट नहीं माना जाएगा। ठीक जी सर। सेकंड सर, एक कंपनी फार्मिंग का काम करती है तो उसके पास सर एक कॉल आती है कंपनी की कि साहब हमें ना लकड़ी चाहिए, और हमें मान के चलते हैं सर कि जो कंपनी कॉल है उसने बोला कि हमें ना सफ़ेदे की लकड़ी चाहिए और ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अब सर बी लिमिटेड ने बोला कि साहब ये जो सफ़ेदे की आपको लकड़ी चाहिए ना सर, ये लकड़ी 10 ईयर के बाद प्रॉपर उस शेप में आ पाएगी। मतलब हमें 10 ईयर सर क्या करना पड़ेगा सर? हमें सफ़ेदे के पेड़ को उगाना पड़ेगा, 10 ईयर के बाद ही उस शेप में लकड़ी आ पाएगी आप जिस शेप में उसे चाहते हैं। ठीक जी सर। तो सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सर असेट की लाइफ 1 साल से ज़्यादा है। लेकिन सर ऑब्जेक्टिव क्या है सर? क्या इससे फर्दर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करना ऑब्जेक्टिव है? नहीं सर। सर हम तो इसी को बेच देंगे 10 ईयर के बाद ना, तो सर ये आपका बीयर प्लांट नहीं माना जाएगा। ठीक जी सर। एक एग्जाम्पल और देखिए क्या होता है सर, एक कंपनी कॉल आती है कि हमें ना मैंगो ट्री चाहिए और ये हमारी रिक्वायरमेंट। हमने कहा साहब अगर आपको इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंगो ट्री चाहिए तो हमें 15 ईयर्स लगेंगे। ठीक जी सर। अब 15 ईयर्स सर हम लोग क्या करेंगे? मैंगो ट्री उगाएंगे। ठीक, 5 to 6 ईयर के बाद सर क्या होगा? उस पर हर साल मैंगो आएंगे, हम हर साल मैंगो बेच देंगे। तो सर ये जो मैंगो ट्री है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? मैंगो ट्री बेचना है या सर फ्रूट्स बेचना है? सर मैंगो ट्री बेचना है, तो सर इसे भी हम बीयर प्लांट नहीं बोलेंगे। ठीक जी सर। तो इसे बीयर प्लांट नहीं मानेंगे, क्योंकि बीयर प्लांट का सर जो कोर ऑब्जेक्टिव वो क्या है सर? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को फर्दर सर प्रोड्यूस करना। ठीक जी सर। देखिए, एज पर इंडेज 41 द फॉलोइंग आर नॉट बीयर प्लांट, प्लांट कल्टिवेटेड टू बी हार्वेस्ट एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। फॉर एग्जाम्पल ट्री ग्रोन फॉर यूज एज लंबर। जैसे सर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया सर सफेदे की ट्री। ठीक जी सर। सफेदे का ट्री, plant cultivated to produce agriculture produce when there is more than a remote likelihood that the entity will also harvest and sell the plant as agriculture produce other than as incidental scrap sale. For example, tree that are cultivated both for their fruits and their lumber. सर जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जो मैंगो ट्री है सर 15 ईयर के बाद हम उसे बेच देंगे, इन बिटवीन सर हम मैंगो के फ्रूट्स भी बेचेंगे, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या सर? मैंगो ट्री बेचना, ना कि सर उससे अनदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करना। ठीक जी सर। थर्ड क्या था सर? एनुअल क्रॉप। चले हाँ जी सर, आइए एक दो प्यारे प्यारे से कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं। सर मैंने क्या किया? एक कंप्यूटर परचेज किया। ठीक जी सर। अब सर मैं कंप्यूटर को कैसे रिकॉर्ड करूंगा? एज ए कंप्यूटर रिकॉर्ड करूंगा या मॉनिटर को अलग रिकॉर्ड करूंगा, सीपीयू को अलग रिकॉर्ड करूंगा? सर कैसे रिकॉर्ड करूंगा? सर इंडेस 16 जो है वो यूनिट को स्पेसिफाई नहीं करता कि आप किसे यूनिट मानेंगे। और आप देखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में ना सर एक ये बड़ा चैलेंज है कि किसे यूनिट माने। जैसे सर कई बार आप देखते होंगे कि जो प्रिंटर है कंप्यूटर के साथ रिकॉर्ड करें, अलग रिकॉर्ड करें। ठीक जी सर। एक बड़ी असेट है सर, जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो उसमें सर जो असेट है उसे सर एक सिंगल असेट माने या सर अलग अलग पार्ट को असेट माने। तो इंडेस 16 ने सर यूनिट को आइडेंटिफाई नहीं किया कि आप किसे यूनिट मानेंगे। सर इसके लिए क्या होगा? आपको जजमेंट लेना पड़ेगा। ठीक, चले हाँ जी सर। एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ओनरशिप नेसेसरी है या नहीं है। आइए इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करता हूँ।
बात सुनिए ध्यान से। सर एक कंपनी है, उसने क्या किया सर, एक रूरल एरिया में सर फैक्ट्री लगाई। सर ये जो फैक्ट्री का प्रीमाइसिस है ना, ये सर मेन रोड से, सर ये मान लो हाईवे है, ठीक है जी सर। सर यहां से 2 किलोमीटर दूर सर इन्होंने क्या किया, फैक्ट्री लगाई है। अब सर ये रोड कच्चा रोड है, ठीक। गवर्नमेंट का कई बार चिट्ठियां लिखी गई कि साहब इस रोड को पक्का बनवा दो, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। अब सर कंपनी को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो कंपनी ने क्या किया सर, ये रोड खुद बनवा लिया। अब सर अगर ये रोड कंपनी ने खुद बनवा लिया, तो क्या इसे हम एज ए प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि सर इस रोड को तो पब्लिक एट ए लार्ज यूज किया जाएगा। देखिए इंडिया 16 रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में 2 कंडीशन की बात करता है। पहली कंडीशन, सर जो असेट है इससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेंगे, सर रोड से हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेंगे। सेकंड सर, इसकी कॉस्ट ऑफ रिलायबली मेजर कर पा रहे हैं, सर हम रोड की कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर पा रहे हैं। इट मींस क्या सर, यहाँ पे दोनों कंडीशन क्वालिफाई हो रही है, हम इसे क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। ओनरशिप होना जरूरी नहीं, ठीक जी सर। फिर फर्दर क्वेश्चन उठता है कि सर हम इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या इसे फैक्ट्री के साथ रिकॉर्ड करें, अलग से रिकॉर्ड करें। देखिए सर यूनिट को इंडिया 16 सर स्पेसिफाई नहीं करता, तो सर हम इसे एक सेपरेट यूनिट मान सकते हैं। और अगर इसकी यूजफुल लाइफ फैक्ट्री की यूजफुल लाइफ से कम है, तो सर उतने ईयर में डेप्रिसिएट कर देंगे। और अगर सर इसकी यूजफुल लाइफ फैक्ट्री की यूजफुल लाइफ से ज़्यादा है, तो हमें सर फैक्ट्री तो हटानी पड़ेगी। जैसे मान लो 15 ईयर के बाद हमें फैक्ट्री हटानी है, तो सर फिर 15 ईयर के साथ इसे हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएट करेंगे, ठीक जी सर। ये दोनों सर पॉइंट आप रीड कर लेना, दोनों पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। चलें जी सर, चलिए इसी के साथ सर आज की वीडियो समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट, और हाँ इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।